उसे जब ओजल ने बताया तभी ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद ही उसका बच्चा बच पाएगा। अश्वथ की आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर गिर गई। डॉक्टर सेन बोली, इतने ऊपर से गिरने से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। उसके सिर पर भी बहुत गहरी चोट आई है और लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया है। और उनकी प्रेगनेंसी को सिर्फ 1.5 महीने ही हुए थे। 1.5 महीने का बच्चा बहुत वीक होता है। हम बच्चे को नहीं बचा पाए। उनका मिसकैरेज स्टेयर से गिरने के बाद ही हो गया था। अश्वथ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, जिसे देखकर डॉक्टर सेन को बहुत बुरा लग रहा था। अश्वथ ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक रखा था, पर उसके अंदर का दर्द आंसू के जरिए आने के लिए तैयार था। पर अश्वथ अपने दर्द को बाहर आने ही नहीं देना चाहता था। डॉक्टर सेन ने उसे कंसोल करते हुए कहा, मिस्टर आर्यन, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, पर आप खुद को संभालिए, क्योंकि आपको अपनी वाइफ को भी संभालना है। आप इतने ज्यादा पैनिक मत होइए। आप दोनों दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और मिसेस आर्यन की अभी एज ही क्या है? शी इज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, नो? आप दोनों के पास बहुत से चांसेस हैं। अश्वथ ने हामी से हिला दिया। डॉक्टर सेन बोली, उन्हें 1 महीने तक प्रॉपर रेस्ट और केयर की जरूरत है एंड आपको उन्हें संभालना है, क्योंकि ये बात जानकर उनके माइंड पर क्या असर होगा ये उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी सब ठीक है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है। जब उन्हें होश आ जाएगा आप मिल सकते हैं। ये सुनकर अश्वथ ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और बाहर निकल आया, और उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो टिया के वार्ड की तरफ बढ़ गया और दरवाजे के पास जाकर रुक गया और कांच से टिया को देखने लगा। टिया की ऐसी हालत देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और डॉक्टर सेन के मना करने के बाद भी डोर खोलकर अंदर चला गया। वहां जो नर्स ड्यूटी पर थी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अश्वथ को कुछ भी कहने की। वो चुपचाप अपना काम करने लगी। अश्वथ जाकर वहीं बेड के पास लगी चेयर में बैठ गया और टिया के हाथ को आहिस्ता से अपने हाथों में लिया। टिया के एक हाथ में कैनुला लगा हुआ था। अश्वथ ने टिया के हाथ को हौले से चूम लिया। टिया के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने हल्के हाथों से टिया के सिर को सहलाया और बोला, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। ये कहते कहते उसकी आवाज अटकने लगी। उसका गला भर आया था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने टिया के हाथ को आहिस्ता से बेड पर रखा और अपने फोन को पॉकेट से निकाला और स्क्रीन पर सेल्वन का नाम देखकर जल्दी से कॉल रिसीव किया। सेल्वन बिना देर किए बोला, बॉस, पता चल गया है। मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया है। यंग मैडम को सहाना राय ने पुश किया था। वो और उसकी तितलियां मैडम को बुली कर रही थी और वो घटिया पोस्ट भी सहाना राय ने फेक आईडी से किया था। ये सुनकर अश्वथ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सेल्वन को भी सहाना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उस लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई यंग मैडम को पुश करने की। अश्वथ बोला, I will punish her with my own hands. She has killed my child, Ashwath Aryan's child. She will get punishment for bringing my wife to this condition. ये सुनकर सेल्वन मन में सोचने लगा कि अब सहाना राय को मरने से कोई नहीं बचा सकता। अश्वथ की आवाज सुनकर ही सेल्वन समझ गया था कि अश्वथ सहाना को नहीं छोड़ने वाला। अश्वथ ने कॉल कट किया और टिया के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, जिसने ये किया है उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और बाहर निकल कर आ गया और अंश से टिया का ख्याल रखने को बोलकर चला गया। राय मैंशन में सहाना अपने बेडरूम में घबराई हुई परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो बोली, डैड से तो झूठ बोल दिया कि गलती से वो लड़की मेरी वजह से स्टेयर से गिर गई। डैड ने यकीन भी कर लिया और ये मुझे प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। पर अगर ओजल ने अपने भाई से हेल्प मांगी फिर क्या होगा? आफ्टर ऑल
हमारा सारा बिजनेस आर्यन कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। ओह नो, अब क्या होगा? डैड ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करवा दिया कि नहीं? सहाना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसने किसी ऐरे गहरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि अश्वथ आर्यन की बीवी को सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अश्वथ और टिया दोनों ने अपना बच्चा खोया था, और अश्वथ इसके लिए उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला था। अश्वथ खुद के साथ कुछ भी हो सब टॉलरेट कर सकता था, पर अपनी फैमिली पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और यहाँ तो उसकी जान से प्यारी उसकी छोटी गिलहरी को स्टेयर से धक्का दिया था सहाना ने। अश्वथ उसे बख्शने वाला नहीं था। वहीं उसकी तितलियों की भी हालत खराब थी। वो चारों नेत्रा के घर में थी। वो भी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। ऋतुजा बोली, यार बहुत डर लग रहा है, अगर हमें जेल हो गई तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। नेत्रा बोली, सहाना ने कहा है ना कुछ नहीं होगा, ऐसे डरो मत। वैसे भी वो मिडिल क्लास टिया के लिए अश्वथ आर्यन क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? जब उन्हें पता चलेगा ना कि उसने उनके भांजे को फंसाया है, वो खुद ही उसे पनिश करेंगे। समझ में आया कुछ? श्रेया बोली, फिर भी यार बहुत डर लग रहा है। प्रिया बोली, हाँ यार, बिकॉज हम उसे बुली कर रहे थे और वो खुद को डिफेंड कर रही थी, और सहाना ने उसे पुश कर दिया and she had fallen from the stairs. Had not seen that she was laying in a pool of blood, or she had hid somewhere. I'm very afraid. नेत्रा झुंझलाते हुए बोली, You are all stupid. Don't be so afraid. श्रेया बोली, नेत्रा डर तो लगेगा ना, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो अश्वथ आर्यन का है। अश्वथ आर्यन कोई बेवकूफ नहीं है, वो इस सिटी के यमराज है। जो भी हो वो पनिश जरूर करेंगे, और अगर हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया ना, हमें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। नेत्रा बोली, जस्ट शट अप श्रेया। जब मैनेजमेंट को पता चलेगा ना कि वो प्रेग्नेंट थी, तुम्हें क्या लगता है वो उसे एक्सेल नहीं करेंगे? और सहाना के डैड और मेरे डैड यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज हैं, अंडरस्टैंड? वो हमें सेव करेंगे, और वैसे भी वो इतनी रिच नहीं है कि कुछ कर पाएगी। पर तीनों लड़कियां अभी भी शांत नहीं हो पाईं, जबकि नेत्रा कूल थी। पर उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में उसकी सारी कूलनेस की ऐसी की तैसी होने वाली थी। एवरीथिंग विल बी फाइन, यू गाइज आर थिंकिंग टू मच। नेत्रा चिल्ड आउट करते हुए बोली। परंपरा के घर में आदित्य बोला, भाई के बेस्टी ने अपने लिए सोलमेट तो बहुत अच्छी खोज ली है, बट शायद वो कंफ्यूज है कि उनका ब्राइडग्रूम कौन है। सबने एक जैसे पहना है ना, इसलिए। और परंपरा को देखकर बोला, होने वाली मिसेस बजाज, आपका ब्राइडग्रूम ये रहा। और इशारा किया और बोला, अच्छे से देख लो, एकदम रापचिक माल है और अखंड सिंगल है। आप ही उनकी लाइफ की पहली लड़की हैं। परंपरा ने अभ्रम को देखा और उसे झटका ही लग गया, और वो आंखें फाड़ कर देखने लगी। वो मन में बोली, ये अभ्रम बजाज है? ओह गॉड। अनंत ने आदित्य का मुंह बंद कर दिया और उससे बोली, अपना स्पीकर साइलेंट नहीं रख सकते? आदित्य उसका हाथ हटाकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, बोलना मेरा हक है, मेरा मुंह मेरी मर्जी। मिस्टर बजाज बोले, बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। परंपरा ने नहीं में सिर हिला दिया। दादाजी बोले, फिर रिश्ता पक्का, एंगेजमेंट कर लेते हैं। मिराज ने रिंग के 2 बॉक्स निकाले। मिसेस नेगी बोली, पर हमने कोई तैयारी। बीच में ही दादाजी बोले, कोई बात नहीं। फिर दोनों की एंगेजमेंट हो गई। मिष्टी की नजर परंपरा की उंगली पर ही थी, क्योंकि परंपरा को जो रिंग अभ्रव ने पहनाई थी वो डायमंड रिंग थी और बहुत महंगी थी। मिष्टी ललचाई नजरों से देख रही थी। आदित्य उसे ऐसे देखकर बोला, एक्सक्यूज मी, आप भाभी की रिंग को ऐसे चोर की तरह क्यों ललचाई नजरों से देख रही हैं? कहीं आप चोरी करने की फिराक में तो नहीं हैं? ये सुनकर मिष्टी हड़बड़ा गई और बोली, नो नहीं। आदित्य अपनी आंखें छोटी करके बोला, सोचना भी मत, वरना रिंग पहनने के लिए तुम्हारी उंगली नहीं रहेगी। ये सुनकर मिष्टी हैरान रह गई और मन बोला, आदित्य। फिर आदित्य चुप हो गया
फिर वो लोग वापस आने के लिए निकल गए। आदित्य ने कहा, भाई को होना चाहिए था और भाभी को भी। कितने स्वीट्स थे वहां पर। मैं अभी कॉल करके पूछता हूँ वो कहाँ है। और कॉल किया, बट अश्वथ ने रिसीव नहीं किया। आदित्य बोला, इस भांजे नाम के प्राणी अंश को कॉल करता हूँ। उसने कॉल किया। अंश की हिम्मत नहीं हुई कॉल उठाने की। आदित्य बोला, इनका लोकेशन चेक करो, कहाँ है, उन्हें सरप्राइज करते हैं। ओरियन लोकेशन चेक करके बोला, हॉस्पिटल, किसे क्या हुआ है। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। ओरमन बोला, हॉस्पिटल की तरफ लो और दादाजी, निया और अनंत को घर ले जाने के लिए कह दो। हम हॉस्पिटल चलते हैं। ओरियन ने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए और वो सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्होंने अब्रम और मिस्टर बजाज को इन्फॉर्म नहीं किया। राय मैंशन में अश्वथ और उसके बॉडीगार्ड्स पहुंच गए थे। मिस्टर राय जो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए कह रहे थे और अपने लोगों पर गुस्से में फोन पर चिल्ला रहे थे। तभी उनके मैंशन का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला और उनका ध्यान उस तरफ गया। इतने सारे ब्लैक सूट पहने अश्वथ आर्यन के बॉडीगार्ड्स को देखकर वो हैरान रह गए और आंखें फाड़कर देखने लगे। उनकी नजर सेल्वन और विक्टर पर पड़ी, जो काफी सीरियस लग रहे थे और उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे काफी खतरनाक थे। वैसे तो विक्टर गुस्से में भी मुस्कुराता रहता था, पर फिलहाल इस वक्त उसके चेहरे पर भी डार्क एक्सप्रेशन थे। तभी उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उन्होंने अश्वथ को देखा, जो बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी, जैसे उसकी आंखों में ज्वालामुखी फूट रहा हो। मिसेस राय भी हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ आर्यन कभी भी उनके सामने नहीं आया था और सामने से कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। वो लोग सीधे अंदर आए। अश्वथ सिंगल सोफे पर बैठ गया, जबकि सेल्वन कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ सहाना को खोजने के लिए चला गया। मिस्टर राय फोन कॉल कट करके बोले, मिस्टर आर्यन, आप अचानक यहाँ? I mean, आप कभी तो ऐसे। अश्वथ उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम्हारी बेटी कहाँ है? ये सुनकर मिस्टर राय और मिसेस राय हैरान होकर अश्वथ को देखने लगे। अश्वथ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि अश्वथ आर्यन अपने राक्षस अवतार में है और शायद उनकी बेटी ही इसकी वजह है। मिस्टर राय बोले, मेरी बेटी से कोई गलती हुई है क्या सर? वो बच्ची है, अगर गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। अश्वथ ने ये सुनकर अपनी आंखें छोटी कर ली और गुस्से में बोला, क्यों? 4 साल की बच्ची है। ये सुनकर मिस्टर राय की बोलती बंद हो गई। विक्टर तंज कसते हुए बोला, लगता है आपकी बेटी दूध पीती बच्ची है जिससे अनजाने में गलती हुई हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर राय, आपकी बेटी ना बच्ची है ना ही नादान है। शी इज ब्लडी बिच। और आपकी इस नादान बच्ची ने सीधे हमारी लेडी बॉस मिसेस अश्वथ आर्यन को जान से मारने की कोशिश की है। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस राय के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिसेस राय अपनी आंखों में डर लिए मिस्टर राय को देखने लगी, क्योंकि अब उनकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि उनकी बेटी ने सीधे अश्वथ आर्यन की वाइफ को जान से मारने की कोशिश की थी। उन्हें अच्छे से पता था अश्वथ का रुतबा किसी ऐरे गहरे इंसान का नहीं था। उसका नाम ही काफी था पूरे शहर को डराने के लिए। अश्वथ के नाम से अंडरवर्ल्ड के लोग भी डरते थे। वो भूलकर भी अश्वथ या फिर उसके लोगों को किसी भी तरह से नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ तो उनकी बेवकूफ बेटी ने उनकी लेडी बॉस को ही जान से मारने की कोशिश की थी। मिस्टर आर्यन के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। वो कुछ नहीं कर सकते थे, बस अपनी बेटी को सजा भुगतते हुए देख सकते थे। तभी उन्हें सहाना के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। सेल्वन नीचे आ गया, जबकि बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था और उसे लेकर आ रहे थे। सहाना अपने हाथ पैर मारते हुए चिल्ला रही थी। वो बोली, छोड़ो मुझे, तुम लोगों को पता नहीं है मैं सहाना राय हूँ।
मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उन बॉडीगार्ड्स ने उसे कोई अटेंशन नहीं दिया और उसे सीधे लाकर अश्वथ के पैरों के पास पटक दिया। सहाना दर्द से तड़प उठी और जोर से चिल्लाई, You all bastards! You all have the courage to do this to me! उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे अश्वथ की सर्द आवाज सुनाई दी। Stay in your position and control your tongue. उसकी आवाज सुनकर उसे खुद पर प्रेशर फील होने लगा। उसकी आवाज हलक में अटक गई और उसने डरते हुए अपना सिर उठाकर देखा। उसके ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसके सामने इस शहर का किंग और जिसे लोग डेविल या फिर राक्षस के नाम से जानते थे, मौत का देवता अश्वथ आर्यन बैठा था और वो उसके पैरों पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। अश्वथ उसे जिस नजरों से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करना चाहता हो। सहाना डर के मारे सांस लेना ही भूल गई थी। मिस्टर एंड मिसेस राय का भी डर से बुरा हाल था। तभी लिविंग रूम में चटाक की जोरदार आवाज गूंजी। सबने देखा सहाना का एक गाल लाल हो गया था और उसके गाल पर अश्वथ के उंगलियों के निशान फोटोकॉपी मशीन की फोटोकॉपी की तरह छप गए थे। सहाना का गाल एक तरफ झुक गया था। तमाचा इतनी जोर का था कि लगभग सहाना अपने होश खोने वाली थी। मिस्टर एंड मिसेस राय की लगभग जान ही निकल गई। अभी उन्हें कुछ लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। सबने दरवाजे की तरफ देखा। अश्वथ के बॉडीगार्ड्स नेत्रा, प्रिया, श्रेया और ऋतुजा को लेकर आए थे और उनके पीछे पीछे उनके पेरेंट्स भी आ रहे थे। बॉडीगार्ड्स ने उन पर कोई रहम नहीं किया था। उन चारों लड़कियों के गालों पर थप्पड़ मारने के निशान थे। उन चारों के गाल सूज गए थे। बॉडीगार्ड्स ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उन्हें अश्वथ के सामने पटक दिया। वो चारों दर्द से तड़पने लगी। सहाना ने उन चारों को देखा। वो अंदर तक कांप गई। अभी तो उसे सिर्फ एक ही थप्पड़ पड़ा था और उसके होश ठिकाने आ गए थे, जबकि उन चारों के गालों को देखकर लगा था जैसे उन पर लगातार थप्पड़ बरसाया गया हो। उन चारों ने नजरें उठाकर सोफे पर बैठे अश्वथ को देखा। उनके ऊपर गाज गिर गई। वो चारों डर से कांपने लगी। नेत्रा के डैड मिस्टर सोनी बोले, मिस्टर आर्यन, आप एक जेंटलमैन होकर लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके लोगों ने कोई रीजन भी नहीं बताया और हमारी बच्चियों को जबरदस्ती ले आए और हाथ भी उठाया। अश्वथ ने उन्हें आंखों के कोनों से देखा। उसकी ऐसी डरावनी नजरें देखकर मिस्टर सोनी 2 कदम पीछे हट गए। प्रिया की मॉम मिसेस नाथन बोली, मिस्टर आर्यन, आप बताएंगे कि क्या हुआ है? आपके बॉडीगार्ड ने हमारी बच्चियों को देखे किस तरह से थप्पड़ मारा है, जैसे वो जानवर हो। आप अपने पावर का ऐसे यूज कर रहे हैं। आप एक जेंटलमैन हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मिस्टर देवराज, जो श्रेया के डैड थे, वो बोले, एग्जैक्टली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी बच्चियां आपकी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। अश्वथ ने अपनी लाल आंखों से सबको घूरा, फिर बोला, सेल्वन, जरा इन्हें दिखाना इन्होंने क्या किया है। सेल्वन ने अपना फोन ऑन किया और उन सब के फोन पर वीडियो सेंड करते हुए बोला, देख लीजिए आपकी बच्चियों ने क्या किया है। सबने जल्दी से अपना फोन ऑन किया और सेल्वन के भेजे वीडियो को देखने लगे। जैसे जैसे वो वीडियो देख रहे थे, उनके चेहरे के रंग उड़ रहे थे। विक्टर बोला, आप लोग सोच रहे होंगे ना, एक लड़की के लिए बॉस ये सब क्यों कर रहे हैं? आपकी बच्चियों ने जिस लड़की को सीढ़ियों से धक्का दिया है, जानते भी हैं वो लड़की कौन है? वो हमारी लेडी बॉस हैं, मिसेस टिया अश्वथ आर्यन। जब सबने ये सुना, उनके ऊपर अब तो बिजली का खंभा ही गिर गया था। पूरे लिविंग एरिया में शांति छा गई। सहाना और उसकी तितलियां ये सुनकर कांप गईं। कहां वो समझ रही थी कि टिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें क्या पता था कि वो तो सबसे पावरफुल इंसान की बीवी थी। अश्वथ चिल्लाकर बोला, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
तुम सबकी बिगड़ैल और बदतमीज बेटियों ने मेरी वाइफ को बुली करने की हिम्मत की है और मेरी वाइफ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। क्यों? मेरी वाइफ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? शी इज इनोसेंट। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मेरा बच्चा कुछ महीने बाद इस दुनिया में आने वाला था। मेरी फैमिली, मैं, मेरी वाइफ इस बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मेरी वाइफ ने अपने बच्चे के लिए बहुत से सपने सजा रखे थे। मेरे बच्चे को मारकर सॉरी कहने से मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। जब उसने ये कहा, पांचों लड़कियां डर से कांपने लगी, क्योंकि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। वो लोग तो ये समझ रही थी कि टिया अंश के बच्चे की मां बनने वाली है और उसने अंश को फंसा लिया है, जबकि सहाना को ये लगता था कि अंश और टिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और टिया अंश के बच्चे की मां बनने वाली है। सहाना कैसे भी करके अंश को हासिल करना चाहती थी और शुरू से ही वो टिया को बुली करती आई थी। वो कैसे भी करके टिया की इमेज खराब करना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी इमेज खराब करने के लिए घटिया पोस्ट किया था, जो सक्सेसफुल भी हो गया था और टिया को वहां रोककर बुली कर रहे थे। पर टिया पहले वाली टिया नहीं थी जो चुपचाप सब टॉलरेट करती। उसने उल्टे उन्हें ही मुंह तोड़ जवाब दिया और टिया उनके बीच झगड़ा हो गया। जहां टिया उन्हें हाथ पैर चलाकर जवाब दे रही थी और सहाना ने उसे गुस्से में आकर धक्का दे दिया था, वो लोग बहुत डर गए थे। लेकिन बाद में उन्हें अपनी रिच फैमिली का ख्याल आया कि उसके माँ बाप उन्हें कैसे भी करके बचा लेंगे, तो उन्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने तो ये भी सोच लिया था कि अश्वथ आर्यन टिया जैसी लड़की के लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर सहाना ने जो पोस्ट किया था वो देखेंगे तो वो खुद ही टिया को पनिश करेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ स्क्रिप्ट ही बदल गई है और टिया अंश के बच्चे की नहीं बल्कि अश्वथ आर्यन के बच्चे की मां बनने वाली थी और अश्वथ आर्यन की बीवी है। और उन्होंने अश्वथ आर्यन के बच्चे को मार डाला। उन्होंने मिसेस जैना के साथ और डॉक्टर गुप्ता के साथ क्या हुआ था उसकी न्यूज देखी थी। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वहीं चारों लड़कियां सहाना को कोस रही थी कि क्यों वो लोग उसकी बातों में आ गईं। कम से कम वो बच तो जाती। पर अब उन्हें खुद उसके माँ बाप भी नहीं बचा सकते थे, बिकॉज उनके माँ बाप इतने पावरफुल और रिच नहीं थे और ना ही उनके पास अश्वथ आर्यन के जैसे कनेक्शन। वो पांचों रोने लगी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है। पर अश्वथ के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उन पर 1% भी दया दिखाएगा। अश्वथ अब बिल्कुल अपने पहले जैसे अवतार में आ गया था। प्रिया बोली, सर, forgive us. We were just troubling her. We didn't know at all that Suhana would push her. We didn't intend to make her fall from the stairs. And neither we had posted that on university portal. That was done by Sahana alone. ये सुनकर सहाना उसे गुस्से से घूरने लगी और चिल्लाकर बोली, You bitch! How dare you! मुझे अकेले फंसा रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। ये सुनकर सेल्वन बोला, ओह रियली? पर सीसीटीवी फुटेज में तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने उन्हें एक्सीडेंटली नहीं बल्कि जानबूझकर धक्का दिया है। हमने तुम सबकी अब तक की यूनिवर्सिटी में क्या क्या किया है सब पता लगाया है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। एंड यू, तुम अपनी जबान बंद ही रखो वरना काट कर हाथ में पकड़ा दूंगा। ये सुनकर सहाना की बोलती बंद हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। श्रेया बोली, सर, we have not pushed Tia. We were just bullying her. Sahana wanted to spoil her image and get her out of the university because Sahana want Ansh. ऋतुजा भी जल्दी से बोली, और अंश हमेशा से टिया के आसपास रहता था। जब से टिया मेकओवर करके आई थी उसने सहाना की लाइमलाइट छीन ली थी और सब टिया को अटेंशन देने लगे थे। और अंश यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का था, इसलिए सहाना उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और लोगों को दिखाना चाहती थी कि सहाना राय के लिए कोई भी चीज हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने टिया को धक्का नहीं दिया है। टिया के साथ हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी।
पर सहाना उससे जलती थी। वो कैसे भी करके अंश की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। सब लोग उनकी बातें सुन रहे थे। मिस्टर एंड मिसेस राय सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें अब अच्छे से पता था, उनकी कंपनी को कोई नहीं बचा सकता और ना ही उनकी बेटी को। अश्वथ गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करना चाहते थे, पर मुझे इतना पता है, तुम लोगों की वजह से सिर्फ मेरी वाइफ ने अपना बच्चा ही नहीं खोया है, तुम लोगों ने बहुत सारी न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स को भी बुली किया है और उनकी लाइफ स्पॉइल की है। मैंने अच्छे से तुम लोगों के बारे में पता लगवाया है। तुम लोगों की वजह से कई लड़कियां बेवजह यूनिवर्सिटी से निकाली गई हैं और उनका करियर खत्म हुआ है। तुम लोग सिर्फ अपनी अमीरी के घमंड में दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं समझते हो। तुम लोगों को क्या लगता था कि तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप बचा लेंगे? मैं देखता हूँ तुम लोगों को कौन बचाता है, और तुम्हारे माँ बाप को भी तुम लोगों के माफी मांगने से मेरा बच्चा वापस जिंदा नहीं होने वाला। मेरी वाइफ हॉस्पिटल बेड पर बेजान लेटी हुई है। विक्टर, इन पांचों पर मेरी वाइफ को जान से मारने और स्टूडेंट को बुली करने का केस फाइल करवाओ और इन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सेल कर दो। और इन सब की एक्सेल फॉर्म पर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इन्हें क्यों निकाला गया है, और इनके माँ बाप की कंपनियों को खत्म कर दो। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। वो अश्वथ के सामने ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, पर अश्वथ इतने गुस्से में था कि उसने किसी की नहीं सुनी। उसे सिर्फ टिया दिखाई दे रही थी, जो हॉस्पिटल बेड पर मशीनों से घिरी हुई थी। मिस्टर राय उठ गए और जाकर सहाना का आर्म पकड़कर उठाया और उसके दोनों गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। सहाना फर्श पर गिर गई और रोने लगी। मिस्टर राय बोले, बेवकूफ लड़की, तुमने जानबूझकर सारी बात सच सच नहीं बताई है। कितनी बार समझाया था कि ऐसा कुछ मत करना जिसकी सजा हम सभी को भुगतनी पड़ जाए। सहाना ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, डैड प्लीज सेव मी। मिस्टर आर्यन से कहिए वो ऐसा ना करे। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज डैड। मिसेस राय अश्वथ के सामने हाथ जोड़कर बोली, मिस्टर आर्यन प्लीज ऐसा मत करिए, सहाना को जेल मत भेजिए। पर अश्वथ ने किसी की नहीं सुनी। वो चिल्लाकर बोला, मैं अश्वथ आर्यन हूँ और मैं ऐसे ही सजा देता हूँ। शुक्र मनाओ जान से नहीं मरवा रहा हूँ, वरना वो भी कर सकता हूँ और मुझे अफसोस भी नहीं होगा। चारों लड़कियों को भले ही माफ कर सकता हूँ, पर आपकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं। उसने पहले भी मेरी वाइफ को हर्ट किया है, सबके सामने मजाक बनाया है, बुली किया है, और अब मेरी बीवी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मिस्टर राय, यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी होने का आपने भी गलत फायदा उठाया है। वो मेरी यूनिवर्सिटी है, आपकी नहीं, जहां आपकी बेटी का राज चलता हो। मिस्टर राय ने अपना सिर झुका लिया। विक्टर, हैंडल दिस सिचुएशन। अश्वथ ये कहकर सेल्वन के साथ चला गया। उसके पीछे आधे बॉडीगार्ड्स चले गए और आधे रह गए। हॉस्पिटल में अंश की फोन की लोकेशन से ओजस, ओरमन, आदित्य, प्रत्यूष और ओरियन उस फ्लोर पर पहुंच गए और उनके पास पहुंच गए। सबने उन सभी को देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन एडमिट है। ओरमन बोला, किसे क्या हुआ है? उसकी आवाज सुनकर सबने उन्हें देखा और हैरान रह गए। आदित्य बोला, भाई कहाँ है? इज ही फाइन नाउ? उसने ओजल को देखा, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और आंसुओं के गालों पर निशान बन गए थे। वो बोला, ओजल, अरे ऐसा क्या हो गया है? कोई बताएगा कौन एडमिट हो गया है? ओरियन बोला, वेयर इज यंग मैडम? ओरमन ने भी देखा और बोला, छोटी गिलहरी कहाँ है? वो ठीक है ना? आंसर मी। आदित्य बोला, भाभी, भाभी कहाँ है? नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद देख लेता हूँ। और वार्ड का डोर खोलकर अंदर गया और अंदर का नजारा देखकर वहीं जम गया। टिया को ऐसे देखकर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो गिर ही जाता अगर पीछे से ओरमन ने संभाला नहीं होता। आदित्य उंगली दिखाकर बोला, भाभी, नो नो, वो नहीं है ना? सबने टिया को देखा।
सबको सदमा ही लग गया था। ओरमन बोला, आदित्य डोंट क्राई, सब ठीक है, छोटी गिलहरी खतरे से बाहर है। आदित्य को पैनिक होते देख ओरमन उसे संभालने की कोशिश करने लगा। आदित्य ने इधर उधर नजरें घुमाई और बाहर आया और अंश के सामने खड़ा हो गया और बोला, कैसे हुआ? और बेबी ठीक है ना? पता है ना सब कितने खुश थे, वो ठीक है ना? अंश ने सिर झुका लिया। सबको समझ आ गया कि बेबी नहीं रहा। आदित्य 2 कदम पीछे हट गया। वो ये सुनना ही नहीं चाहता था। सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही था और टिया के साथ उसकी बहुत ज्यादा अच्छी बनती थी। दोनों की हरकतें, लक्षण और खाने की आदत सेम थी। दोनों ही ऊटपटांग हरकतें करते रहते थे। आदित्य को ऐसे देखकर सब डर गए थे। अश्वथ अकेला ही कार ड्राइव करते हुए निकल गया था और अपने पीछे किसी को भी आने से मना कर दिया था। फिर भी सेल्वन उसकी कार का पीछा करने लगा और बॉडीगार्ड्स को हॉस्पिटल भेज दिया। सेल्वन अच्छे से जानता था अश्वथ कितने दर्द में है। अभी अभी तो उसे पता चला था कि वो पिता बन सकता है और टिया उसके ही बच्चे की मां बनने वाली है, वरना उसे अंधेरे में रखा गया था। उसे अश्वथ की बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं अश्वथ के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि उसे पता चला था कि ब्लैक सोल दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। कब घात लगाकर अटैक कर दें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अश्वथ ने सुनसान सड़क पे एक झटके से अपनी कार को रोका। कार के टायर रगड़ खाते हुए रुके। उस रास्ते पर इस वक्त ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, 1-2 ही आ जा रही थी। अश्वथ कार से बाहर निकला, जबकि सेल्वन ने उससे कुछ दूरी पर अपनी कार को रोका। अश्वथ ने आसमान को देखा। अंधेरा होने को आया था। वो जोर से चिल्लाया और धम से घुटनों के बल सड़क पे बैठ गया और रोने लगा। सेल्वन दूर से ही देख रहा था। उसने पहली बार अश्वथ को इस कदर टूटा हुआ देखा था, वरना अश्वथ कभी भी अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देता था और ना ही कभी भी उसने उसे रोता हुआ देखा था। जब मिस्टर आर्यन ने उसकी मां को चीट किया और दूसरी शादी कर ली थी, तब भी अश्वथ नहीं रोया था, बल्कि अपनी मां को संभाला था। जब आशीष आर्यन और नंदिता आर्यन की डेथ हुई थी और उसकी मॉम की भी डेथ हुई थी, तब भी वो नहीं रोया था और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह सबको संभाला था। हर सिचुएशन को उसने अच्छे से संभाला था, इसलिए आज वो इतना कामयाब था और सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहा था। पर आज शायद अपने बच्चे को खोने का दर्द और इतने सालों तक अपने सीने में दबाकर रखा हुआ दर्द एक साथ बाहर आ रहा था। सबको लगता था कि अश्वथ आर्यन के सीने में दिल नहीं है, वो बहुत क्रूअल है। पर जो उसे अच्छे से जानते थे वही जानते थे कि अश्वथ कैसा है, उसने कितना सफर किया है। सेल्वन को बहुत बुरा लग रहा था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। भले ही ओरियन चीफ बॉडीगार्ड था, लेकिन अश्वथ के आधी से ज्यादा काम सेल्वन हैंडल करता था और उसके साथ कहीं भी जाना हो तो वही जाता था। उसे अब इस बात की चिंता हो रही थी कि जब पूरी फैमिली को इस बारे में पता चलेगा, उनका कैसा रिएक्शन होगा। ये सोचकर ही उसे टेंशन होने लगी। अश्वथ काफी देर तक रोता रहा। फिर उसका फोन रिंग करने लगा। उसे ध्यान आया। उसने फोन कॉल को इग्नोर किया, पर कॉल करने वाले ने कोशिश नहीं छोड़ी। अश्वथ ने फोन स्क्रीन को देखा। दादाजी उसे कॉल कर रहे थे। उसने जल्दी से खुद को संभाला और खुद को नॉर्मल किया और कॉल रिसीव किया। वो कुछ कहता उससे पहले ही दादाजी की आवाज आई। मुझे पता है तुम रो रहे हो, हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनकर अश्वथ हैरान रह गया। वो बोला, दादाजी। दादाजी बोले, खुद को संभालो अश्वथ, यहाँ आदित्य भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हमेशा की तरह तुम्हें सब हैंडल करना है। मैं समझता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैंने भी अपना पड़पोता या पड़पोती को खोया है। तुम्हें टिया को संभालना है। जी दादाजी। ये कहते हुए उसकी आवाज रुंध गई। उसने फोन रखा
और उसे सबका ख्याल आया और जल्दी से खड़ा हो गया और खुद से बोला, नहीं, मैं अगर ऐसे टूट जाऊंगा तो सबको कौन संभालेगा? नहीं, मैं ऐसे कमजोर नहीं हो सकता। मुझे सबको संभालना है, छोटी गिलहरी को संभालना है। आदित्य, पता नहीं वो कैसा होगा, वो जल्दी पैनिक हो जाता है। जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और जल्दी से कार का डोर ओपन किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ रुक किया और उसके पीछे पीछे सेल्वन भी चला गया। हॉस्पिटल में आदित्य बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। उसे बड़ी मुश्किल से ओजस, प्रत्यूष और ओरियन वापस आर्यन पैलेस लेकर गए थे। आदित्य की ऐसी हालत देखकर सब घबरा गए थे और फिर उन्हें सारी बात बतानी ही पड़ी। जब सबने ये बात सुनी, सबके होश उड़ गए थे। दादाजी ने ये सुना, वो अपनी जगह पर जम गए थे। उन्हें कल ही तो पता चला था कि वो परदादा बनने वाले हैं और उसके दूसरे दिन ही ये सब सुनने को मिल रहा था कि टिया का मिसकैरेज हो गया। उसे सीढ़ियों से धक्का दिया गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हो गया। आदित्य के साथ साथ ओजल को भी अपने साथ लेकर आ गए थे। ओजल को समझा बुझाकर घर ले आए थे। हॉस्पिटल में उस वक्त ओरमन और अंश थे, जबकि आहान को भी घर भेज दिया गया था। आदित्य अपने कमरे में बंद हो गया था। वहीं दादाजी ने अनंत और सभी को आदित्य को संभालने के लिए कहकर प्रत्यूष के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। उन्हें अश्वथ की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें अच्छे से पता था उसका पोता कभी भी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करता है, भले ही अंदर घुटता ही क्यों ना रहे। उन्हें अच्छे से पता था अश्वथ की हालत कैसी होगी। उन्होंने अश्वथ के चेहरे पर दुनिया जहान की खुशी देखी थी। वो अपने बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो अच्छे से अंदाजा लगा सकते थे कि अश्वथ इस वक्त अच्छी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं होगा और इसलिए ही उन्होंने अश्वथ को कॉल किया था और उनका सोचना बिल्कुल सही था। अश्वथ ने पूरी कोशिश की थी कि दादाजी को पता ना चले कि वो रो रहा था, पर दादाजी उसकी आवाज सुनकर ही जान गए थे। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि उनका कभी भी कमजोर ना पड़ने वाला पोता आज टूट गया था और उसने अपना गम किसी के साथ बांटना भी जरूरी नहीं समझा। वो सोच रहे थे कि उन्होंने कितना दर्द सहा था, खासकर अश्वथ ने। उसके बेटे तारुष ने अपने नए परिवार के लिए अश्वथ और आदित्य को ठुकरा दिया। उनके बारे में भी नहीं सोचा। वो घर से बेघर हुए, दर दर की ठोकरें खाई। अश्वथ ने अपना बचपन जिया ही नहीं। ओमजा तारुष की वजह से लगभग पागल हो गई थी। उसे संभालना पड़ता था, सब कुछ संभालना पड़ा था बड़े बेटे होने के नाते। अचानक से आशीष और नंदिता की एक्सीडेंट में डेथ, जो प्लान मर्डर था, उससे संभले भी नहीं थे कि ओमजा की डेथ हो गई और उन पर पहाड़ ही टूट पड़ा था। और अचानक उज्जवल का गायब हो जाना। अश्वथ फिर भी नहीं रोया था, बल्कि उसने सबको संभाला था। वो सोचने लगी कि और कितनी तकलीफें सहनी होंगी अश्वथ को। अब टिया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही सबको अलविदा कह चुका था। ये सोचते सोचते उसकी आंखें पनीली हो गईं। आर्यन पैलेस में आदित्य के कमरे का डोर नॉक कर करके और आदित्य को दरवाजा खोलने के लिए कहकर सब थक गए थे, पर आदित्य ने बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोला। अनंत बोली, मैं ट्राई करूं, शायद खोल दे। मिराज बोला, हाँ कर लो, हम सबको बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कुछ कर ना ले। टिया के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और सबसे ज्यादा अपने भाई के बच्चों को लेकर वो बहुत खुश था, और अचानक से ये सब होना उसके लिए एक्सेप्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। जब मिस्टर आर्यन ने ओमजा आंटी को चीट किया था और अपनी नई फैमिली के साथ आए थे, तब आदित्य बहुत छोटा था, पर मिस्टर आर्यन ने जब उसे गोद में नहीं उठाया था और उसे छोड़कर रेयान को उठाया था, आदित्य बहुत रोया था और अश्वथ ने ही उसे चुप कराया था। अश्वथ से आदित्य बहुत प्यार करता है और वो अपने भाई के बच्चों के मुंह से चाचा सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अनंत बोली, आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है।
और दरवाजा नॉक करते हुए बोली, आदित्य, प्लीज ओपन द डोर, सब परेशान हैं। उसने प्यार से कहा, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अनंत सबको देखकर बोली, मैं हैंडल करती हूँ, आप लोग नीचे वेट करिए, ट्रस्ट मी। सबने एक दूसरे को देखा। मिराज बोला, ओरियन, जाकर ओजल को संभालो, अनंत आदित्य को संभाल लेगी। ओरियन बोला, आर यू श्योर? अनंत बोली, ट्रस्ट मी। ओजस बोला, मेरे बॉस सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो जितने मस्त मौला हैं उतना ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, प्लीज केयरफुली हैंडल करिए। अनंत बोली, मैंने देखा है, मुझे पता है, वो सॉफ्ट हार्टेड है और अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं उसे संभाल लूंगी। फिर ओरियन ओजल के कमरे की तरफ बढ़ गया और बाकी सब नीचे चले गए, जहां निया लिविंग रूम में इधर उधर परेशान होकर चक्कर काट रही थी। उनके आते ही वो बोली, आदित्य ठीक है ना, उसने डोर ओपन किया? व्योम बोला, अनंत ने कहा है वो हैंडल कर लेगी। निया चिंता करते हुए बोली, और टिया, उसे होश आया? वो कैसी है? अश्वथ भाई कैसे हैं? उनके पास भी होना जरूरी है, उन्हें जरूरत है। ओजस बोला, यंग मैडम को अभी तक होश नहीं आया है, उन्हें बहुत चोटें आई हैं। मुझे तो उस सहाना राय को जान से मारने का दिल कर रहा है, उसके 1000 टुकड़े करके समंदर में फेंकने का मन कर रहा है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। मिराज उसे शांत करते हुए बोला, अश्वथ ने पहले ही उसे उसके किए की सजा दे दी है, और उसके साथ कितना बुरा करोगे। उन पर स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाएगा और उन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सेल कर दिया गया है, और उनके एक्सेल फॉर्म में इसकी वजह लिखी होगी जिसकी वजह से उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है और उन्हें 3-4 साल तो जेल में बितानी होगी। आखिर उन्होंने कई लड़कियों के साथ गलत किया है, बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान किया है, कुछ स्टूडेंट्स को तो इस हद तक परेशान किया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी, और कुछ को उन्होंने अपने पावर का यूज करके यूनिवर्सिटी से निकलवाया है। और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर यंग मैडम की इमेज खराब करने के लिए जो घटिया पोस्ट किया था, उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। अगर जिन लड़कियों को उन्होंने परेशान किया है उन्होंने भी केस कर दिया, मतलब समझो उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, और वैसे भी उनके माँ बाप के बिजनेस को अश्वथ खत्म ही कर देगा। कल की न्यूज में भी आएगा कि उन्होंने क्या किया है। भले ही यंग मैडम का नाम सामने नहीं आएगा, बट समझो उनका चैप्टर क्लोज। उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। ओरियन ओजल के कमरे में पहुंचा, जहां ओजल बेड पर लेटकर रो रही थी। ओरियन उसे संभालते हुए बोला, मैम रोना बंद करिए। ओजल उससे लिपटते हुए बोली, सारी गलती मेरी है, मुझे उसे अकेले जाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, उसे ग्राउंड फ्लोर पर ही मेरा वेट करने के लिए कहना था। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से कोका का मिसकैरेज हुआ है। ओरियन उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मैम आप खुद को ब्लेम मत करिए, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती उन लड़कियों की है। उन लड़कियों ने पहले से ही यंग मैडम को बुली करने का प्लान बना लिया था। अगर आप दोनों साथ में भी होती तो वो लोग आप दोनों के अलग होने का वेट करते और यंग मैडम को बुली करते। डोंट क्राई। ओजल रोते हुए बोली, मेरी वजह से कोका ने अपना बेबी खोया, भाई कितने खुश थे, सब कितने खुश थे। मेरी एक गलती की वजह से सबकी खुशी मातम में बदल गई, और कोका, उसे तो अभी तक होश ही नहीं आया है। पता नहीं जब होश आएगा कैसे रिएक्ट करेगी। पता है, जब उसे पता चला था शी इज प्रेग्नेंट, शी वाज सो हैप्पी। बार बार मुझसे कह रही थी कि वो जब सबको बताएगी सब कितने खुश होंगे, उसका बेबी उस पर जाएगा या फिर भाई पर जाएगा। वो कितनी खुश थी। ये बताते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई, जो कुछ देर में उदासी में बदल गई। उसने ओरियन को कसकर पकड़ लिया। ओरियन उसके सिर को सहलाने लगा और समझाते हुए बोला, मैम डोंट क्राई, आपको किसी ने नहीं कहा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप खुद को ब्लेम मत करिए। सारी गलती उन लड़कियों की है, आपकी नहीं।
आपने जानबूझकर उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था। आपको नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट किसी ने भी ये नहीं सोचा था, इसलिए आप खुद को ब्लेम करना बंद करिए। अगर आप ऐसी रोती रहेंगी और अगर आपको यंग मैडम ऐसे देख लेंगी, उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप खुद को ब्लेम कर रही हैं। वो ओजल को समझाने लगा। ओजल काफी हद तक शांत हो चुकी थी। ओरियन ने कहा, आप शावर ले लीजिए, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। फिर ओजल मन ना होते हुए भी शावर लेने चली गई। वहीं अनंत ने कई बार आदित्य को दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन आदित्य ने दरवाजा नहीं खोला। अनंत ने अपने पैंट की पॉकेट से मास्टर की निकाली और दरवाजे का लॉक खोला और अंदर चली गई। वो हैरान थी, पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। अनंत ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और फिर स्विच बोर्ड को खोजा और लाइट ऑन की। उसे टेंशन हो रही थी कि आदित्य ने कुछ कर तो नहीं लिया। उसने आदित्य की हालत देखी थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, आदित्य उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। वो परेशान हो गई। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। वो जल्दी से गई। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा ओपन है। वो वहीं खड़ी होकर बोली, क्यूटी, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? क्या तुम अंदर हो? पर उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। वो दोबारा बोली, आदित्य, आंसर मी, तुम ठीक हो? दोबारा कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर एंटर हो गई और अंदर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि आदित्य शावर के नीचे बैठा हुआ था और पानी से भीग रहा था और फ्लोर को घूर रहा था। अनंत जल्दी से गई और शावर को बंद कर दिया, पर आदित्य फ्लोर को घूरे जा रहा था। अनंत उसके सामने घुटने के बल बैठ गई और उसे अपने गले से लगा लिया और उससे दूर होकर उसके माथे पर आए बालों को ठीक करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, What is this madness? What are you doing? Seeing you like this, your brother will feel very bad. You have scared everyone. Come to your senses. वो उसे उसके होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली। उससे आदित्य की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने हमेशा से उसे बेफिक्र और मस्ती में ही देखा था। आदित्य उसकी आवाज सुनकर उसे देखने लगा। अनंत ने उसे समझाते हुए कहा, I know how much you love your brother, and Tia is not only your sister-in-law, but also a friend. But तुम्हारे ऐसा करने से सब ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए। उनकी हालत क्या हुई होगी? ये जानकर वो तो किसी के सामने रो भी नहीं सकते। तुम्हें अपने भाई को संभालना चाहिए ना, पर तुम ऐसे पैनिक होकर सबको डरा रहे हो। अश्वथ भाई खुद कितने दर्द में होंगे, तुम्हें देखकर वो टूट जाएंगे, इसलिए खुद को संभालो। आदित्य सुनकर अचानक से बोला, भाई भाई वो कहाँ है? वो बहुत पेन में होंगे ना। वो रोने लगा। अनंत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगी। अनंत उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्यूटी, क्लोथ्स चेंज कर लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उठो। उसे उठाया और उसे वहीं वेट करने को कहकर बाथरूम से बाहर आ गई और उसके क्लोजेट रूम में जाकर उसके लिए बाथरूम लेकर आ गई और उसे दिया और बाहर आ गई। कुछ ही देर में आदित्य चेंज करके बाथरूम पहनकर बाहर आया। अनंत टॉवल लिए उसका वेट कर रही थी। आदित्य आकर चुपचाप बेड पर बैठ गया। अनंत को उसका उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने टॉवल लेकर आदित्य के गीले बालों को सुखाना शुरू किया। वहीं हॉस्पिटल में अश्वथ जल्दी से पहुंचा। वार्ड के बाहर वेटिंग एरिया में वीआईपी वार्ड होने के कारण वहां चेयर की जगह सोफे लगे हुए थे। वहां दादाजी बैठे हुए थे। उसके साथ ओरियन, अंश और प्रत्युष भी थे। अश्वथ की हालत देखकर दादाजी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उनका पोता अश्वथ है। अश्वथ के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखें लाल थीं और चेहरे की रौनक बुझ गई थी। सब उसे ऐसे देखकर हैरान थे। ओरमन ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब छुपाने की? हाँ, सब कुछ खुद ही सहने का सोच रखा है। हम तो पराए हैं ना, हम सबका ख्याल रखते हो और जब खुद की बारी आती है हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते।
आर यू क्रेजी? अश्वथ, खुद को संभालो। क्या हालत बना रखी है अपनी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी छोटी गिलहरी तुम्हें ऐसे देखेगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा? इट्स ओके, दोबारा ट्राई कर लेना, अभी तो जिंदगी बची है। ऐसे खुद को कमजोर पड़ने मत दो। तुम हमारी ताकत हो, समझ में आई बात? अश्वथ बोला, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। वो उससे दूर हुआ। दादाजी बोले, टिया को होश आ गया है, डॉक्टर सेन उसका चेकअप कर रही हैं, कुछ देर बाद मिल सकते हैं। अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर सेन वार्ड से बाहर आई और बोली, मिस्टर आर्यन, आपकी वाइफ आपसे मिलना चाहती हैं। अश्वथ ने उन्हें देखा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर गया और टिया को देखा जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अश्वथ की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर टिया पैनिक हो गई तो वो उसे कैसे संभालेगा। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर टिया ने अपनी आंखें खोली और अश्वथ को देखा। वो हैरान थी कि अश्वथ ने अपना क्या हाल बना रखा था। कहां अश्वथ मिस्टर परफेक्ट था, फिलहाल इस वक्त बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। वो बेड के पास आया और चेयर पर बैठा, रोने लगी। अश्वथ उसे चुप कराते हुए बोला। अश्वथ बोला, नहीं तो मैं क्यों रोने लगा, आई एम स्ट्रॉन्ग। टिया बोली, आप मेरी वजह से रो रहे थे ना, आई एम सॉरी, मैंने सबको रुलाया, आपको भी रुलाया। मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपको ही मेरा ख्याल रखना पड़ता है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरा बेबी, मैं बहुत लापरवाह हूँ। मुझे उन लोगों के साथ फाइट करना ही नहीं चाहिए था। ना मैं फाइट करती, ना ही सहाना मुझे स्टेज से धक्का देती, और ना मैं गिरती, और ना हमारा बेबी हमें छोड़कर जाता, ना आप ऐसे रोते। मुझे पता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मैंने बेबी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अश्वथ उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, बिल्कुल भी नहीं, शांत हो जाओ छोटी गिलहरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है। मेरी किस्मत ही ऐसी है, खुशियां ज्यादा देर तक टिकती ही नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा और तुम्हारा मिसकैरेज हो जाएगा। शायद मैंने ही तुम्हें बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा था और तुम्हें बहुत रुलाया था, तुम्हें हर्ट किया था। शायद भगवान ने उसी की सजा दी है कि उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे दूर कर दिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। और किसने कहा तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? मेरी छोटी गिलहरी बहुत समझदार है। और उसके माथे को चूम लिया और उसे समझा बुझाकर सुलाया। दवाइयों का ही असर था कि टिया की आंखें भारी होने लगी और वो सो गई, और अश्वथ वहीं बैठा रहा और टिया को देखता रहा। वहीं शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान घर में एक 30 साल का लड़का अपने चेहरे पर खुशी लेकर बार बार अपने हाथों में पकड़े ब्लैक कलर के फोल्डर को देखते हुए उस घर में एंटर हुआ और सीधे लिविंग रूम में बैठे लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहां पर एक अश्वथ के दादाजी के एज के आदमी सिंगल सोफे पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर खड़ूस वाला लुक था, जैसे सालों से वो मुस्कुराए ही ना हो। दूसरी तरफ के सोफे पर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे जो उस लड़के को देखकर असमंजस में उसे देख रहे थे। उस आदमी के चेहरे पर भी सीरियसनेस थी, बिल्कुल उस आदमी की तरह, और वो औरत भी सीरियस थी। और एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र यही कोई 26-27 होगी, और वो बहुत प्यारी थी। खड़ूस वाले दादाजी का नाम अभिनंदा आनंद था और दूसरे आदमी का नाम अधिराई आनंद था, और उसके बगल में बैठी औरत का नाम भानवी आनंद था। वो अधिराई आनंद की वाइफ थी। जो लड़की बैठी हुई थी उसका नाम ओशमी आनंद था और वो अधिराई आनंद और भानवी आनंद की बेटी थी। और जो लड़का उनके सामने खड़ा था वो अधिराई आनंद और भानवी आनंद का बड़ा बेटा युवान आनंद था। वो चहकते हुए बोला, दादाजी, पापा, मम्मी, मैंने आखिरकार पता लगा ही लिया।
ओशमी बोली। और मुझे भूल गए? भाई, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ। ये सुनकर युवान ने उसे इग्नोर किया। दादाजी बोले, क्या पता लगा लिया है और इतना उछल क्यों रहे हो? गलती से अगर तुम फिसल कर गिर गए और तुम्हारी कोई हड्डी बड्डी टूट गई तो? ये सुनकर युवान चुप हो गया। वो अपने दादाजी से बहुत डरता था। उसने अपनी मम्मी को हेल्पलेस होकर देखा। भानवी बोली, पिताजी, उसकी बात तो सुन लीजिए। अधिराई भी बोले, हाँ पिताजी, सुन लीजिए ना। दादाजी ने अपने खड़ूस आवाज में कहा, बोलो, तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर इतनी देर तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवान बिना रुके बोला, पता चल गया है उज्जवल बुआ की बेटी के बारे में। जब ये सबने सुना, सब उसे बेयकीनी से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने 23 साल लगा दिए थे खोजने के लिए, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। दादाजी बोले, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें पता चल गया है? युवान बोला, मैंने न्यूज़ देखी जिसमें पता चला कि मिसेस जैना आर्यन ने उज्जवल बुआ को मरवा दिया था, पर उनकी बेटी को नहीं मार पाई थी। मिसेस जैना को अश्वथ आर्यन ने जेल पहुंचा दिया है। उज्जवल के बारे में सुनकर सब उदास हो गए। दादाजी जल्दी से बोले, कहाँ है मेरी बच्ची? पता नहीं किस हालत में होगी। वान बोला, न्यूज़ देखकर मैंने अपने लोगों को पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने फाइनली पता लगा लिया कि वो हृदय अग्रवाल के पास थी। हृदय का नाम सुनते ही तीनों बड़े लोगों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। अधिराई गुस्से में बोले, उस आदमी की इतनी हिम्मत, हमारे घर की बेटी को अपने साथ रखने की हिम्मत की। पता नहीं कैसे रखा होगा, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। दादाजी बोले, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची, उसे बस कहीं से भी लेकर आओ। भानवी बोली, पिताजी, पूरी बात सुन लेते हैं, फिर उसे लेने हम सब जाएंगे। आखिर इतने साल तक जिसे हम खोज रहे थे, फाइनली वो मिल गई है। युवान बोला, उसका नाम टिया है, टिया अग्रवाल। ये रही उसकी फोटोग्राफ। और फोल्डर से फोटोग्राफ निकाल कर दी। दादाजी फोटोग्राफ को पकड़कर निहारने लगे। टिया उस फोटोग्राफ में बहुत प्यारी लग रही थी और बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही थी। दादाजी की आंखों से आंसू टपककर उस फोटोग्राफ पर गिर गए। ओशमी जल्दी से खड़ी होकर अपनी बहन की तस्वीर देखने के लिए चल पड़ी और वो दादाजी के पीछे से झांक कर देखते हुए बोली, मम्मा, पापा, ये तो बिल्कुल बुआ की तरह है। उनकी तरह सेम नैन नक्श, उनकी तरह ही प्यारी है। अधिराई और भानवी भी टिया की फोटोग्राफ देखने के लिए एक्साइटेड हो गए। युवान अपने माँ पापा को ऐसे देखकर 2 फोटोग्राफ और निकालकर उन्हें देते हुए बोला, मैंने एक्स्ट्रा फोटोग्राफ निकलवा लिए थे। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग एक फोटोग्राफ के लिए इतना वेट करें। उसने सोच समझकर कहा। उसे डर था कि कहीं उसके दादाजी की छड़ी उसकी टांगे ना तोड़ दे। युवान जल्दी से बोला, ये अश्वथ आर्यन की ही यूनिवर्सिटी में अभी आर्ट डिपार्टमेंट में 2nd ईयर में है। और मम्मी, आप जो पेंटिंग खरीद कर लाई थी, उसने ही बनाई थी। और एक बात है जो... और चुप हो गया। उसे ऐसे चुप होते देखकर दादाजी बोले, क्या बात है? युवान बोला, दादाजी, बात यह है कि टिया इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे सहाना राय ने स्टेयर से धक्का देकर गिरा दिया है। ये सुनकर दादाजी खड़े हो गए और गुस्से में बोले, क्या कहा? मेरी नातिन को 2 कौड़ी की लड़की ने सीढ़ियों से गिराने की हिम्मत की? उसे जान से मरवा दो। युवान जल्दी से बोला, नहीं दादाजी, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी वो लड़की अब जेल पहुंच चुकी है और उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है। उस पर स्टूडेंट्स को टॉर्चर करने, बुली करने और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है और अश्वथ आर्य ने खुद ही केस फाइल करवाया है। अधिराई बोले, अच्छी बात है, अश्वथ किसी के साथ गलत होने नहीं दे सकता। युवान मन में बोला, और स्पेशली टिया के साथ तो कुछ गलत होने ही नहीं दे सकता। अभी तो मैंने असली बम फोड़ा ही नहीं है जो आप लोगों के होश उड़ा देगा। ओशमी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और उसे कुछ तो गड़बड़ होने की स्मेल आ रही थी। उसने बाद में युवान को पकड़कर पूछने का सोचा। दादाजी बोले,
हमें अभी हॉस्पिटल चलना है। मुझे अपनी बच्ची को देखना है। पता नहीं वो कैसी हो। भानवी बोली। युवान, गाड़ी निकलवाओ। युवान बोला। पर इतनी रात को? मतलब यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है और हमारा घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है। दादाजी ने उसे घूर कर देखा। अधिराई बोले। पिताजी, इतनी रात को जाना ठीक नहीं होगा। हम कल सुबह ही जाएंगे और उसे लेकर आएंगे। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। दादाजी बोले। मुझे अपनी तबीयत की कोई चिंता नहीं है। बस मुझे मरने से पहले अपनी नातिन को देखना है और कुछ नहीं। मुझे अभी जाना है। भानवी भी चिंता करते हुए बोली। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह चलेंगे। अभी युवान चला जाएगा। चले जाओगे ना युवान? युवान ये सुनकर हड़बड़ा गया। ऊपर से उसे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से वो लगातार टिया का पता लगाने के चक्कर में बिल्कुल भी सोया नहीं था और ना ही ठीक से कुछ खाया था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी चक्कर खाकर गिर जाए। वो बोला, अब मम्मी चला जाता, लेकिन मेरी। ओशमी जल्दी से बोली। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। दादाजी, आप आराम करिए। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप अपनी नातिन को ऐसे मिलेंगे? बहुत समझाने के बाद फाइनली दादाजी मान गए और बोले, ठीक है, पर हम कल सुबह ही जाएंगे। अधिराई बोले। जी पिताजी, हम कल ही जाएंगे और टिया को लेकर आएंगे। ओशमी बोली। मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। और वो अपनी बॉडीगार्ड के साथ निकल गई। वहीं अधिराई दादाजी को उनके कमरे में छोड़ने चले गए और युवान सोफे पर पसर गया। ऐसा नहीं था कि उसे टिया की चिंता नहीं थी, बस उसका शरीर थक गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। उसे पता था कि टिया अश्वथ की वाइफ है। उसके लिए पूरी आर्यन फैमिली खड़ी थी। भानवी बोली, अश्वथ आर्यन का इतना बार बार नाम क्यों ले रहे थे? पता है ना, उसके बाप ने सब खत्म कर दिया था। उसकी वजह से ही उज्जवल उस घटिया आदमी के झांसे में आ गई थी। युवान बोला। पर अश्वथ की कोई गलती नहीं है ना। सारी गलती उसके डैड की है। उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। दादाजी ने भले ही नाराजगी में उनसे बात करना छोड़ दिया और अब भी नाराज हैं, पर आई नो उन्होंने बिना पता चले उनकी हेल्प की थी। आखिर बचपन की दोस्ती को कैसे भूल सकते हैं? भानवी बोली। टिया की हालत कैसी है? शी इज फाइन नो? वो चिंता करते हुए बोली। युवान बोला, उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर भानवी उसे देखने लगी। पीछे से आवाज आई, व्हाट? युवान ने अपने पापा को देखा और बोला, रॉन्ग वे में मत सोचिए, शी इज मिसेस अश्वथ आर्यन। ये सुनकर अधिराई और भानवी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कह रही हूं, क्या मजाक है? युवान बोला, यस, मैंने पूरी रात जागकर पता लगवाया है। चिंता मत करिए, आपका सन इन लॉ है ख्याल रखने के लिए। अधिराई सोफे पर बैठते हुए बोले। अश्वथ उससे 11 साल बड़ा है। युवान बोला। पापा, लव इज ब्लाइंड। अधिराई उसे घूर कर देखने लगे और बोले, अब उस तारुष आर्यन और हृदय अग्रवाल से भी हिसाब लेना है, स्पेशली तारुष से। आखिर सारी फसाद की जड़ ही वही तो था। सबको उसने सिर्फ तकलीफें ही दी हैं। उसकी वजह से ही मेरी बहन की जान उसकी सो कॉल्ड बीवी ने ले ली। मेरी नजर में वो माफी के लायक ही नहीं है। भानवी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। युवान तो वहीं सो चुका था। हॉस्पिटल में दादाजी को अंश और प्रत्युष लेकर वापस आर्यन पैलेस चले गए थे। ओरमन और सेल्वन और आधे बॉडीगार्ड्स हॉस्पिटल में रुके हुए थे। अश्वथ जागा हुआ था। ओशमी भी आधी रात तक हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और रिसेप्शनिस्ट से टिया के वार्ड का पता लगा लिया और अपने गार्ड्स के साथ 5th फ्लोर के लिए लिफ्ट में गए। ओरमन बोला, सेल्वन, मैं अश्वथ के लिए कॉफी लेने जा रहा हूं, तुम्हें चाहिए? सेल्वन बोला, नो इट्स ओके। फिर ओरमन कॉफी लेने के लिए हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पर बने कैंटीन की तरफ चला गया। आर्यन पैलेस में आदित्य अनंत की गोद में अपना सिर रखकर सो गया था।
पर अनंत जाग रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वहीं मिराज के कमरे में निया और मिराज भी जाग रहे थे। मिराज निया को देखकर बोला, सो जाओ। निया ने नामे सिर हिला दिया। मिराज ने कहा, निया। निया बोली, नींद नहीं आ रही है। पता नहीं टिया कैसी होगी। उसे पता चला होगा तो कैसे रिएक्ट किया होगा। कुछ गलत ना कर ले। वो अपनी बेबी को लेकर बहुत हैप्पी थी। अश्वथ भाई भी कितने खुश थे। वो सबका ख्याल रखते हैं और उनके साथ ऐसा, इट्स नॉट फेयर। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही बुरा किया है। मिराज बोला, मुझे भी उसकी टेंशन हो रही है। वो किसी को अपना गम नहीं बताता। भले ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पर अपनी परेशानी अकेले ही सहता है। वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा और पता नहीं कैसा होगा। शायद अभी भी सबको संभालना है सोचकर सबको संभाल रहा होगा। पता नहीं कहीं छोटी गिलहरी पैनिक ना हो गई हो आदित्य की तरह। मिराज अपनी चिंता जताते हुए बोला। निया उसे ही देखने लगी। मिराज बेड के पास आया और उसे लेटाते हुए बोला, सो जाओ, चिंता मत करो। निया ने कुछ नहीं कहा। मिराज ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे। निया की आंखें बंद हो गईं। मिराज बोला, अपना ख्याल रखो और ज्यादा मत सोचो, ठीक है? निया ने अपनी पलकें झपका दी। मिराज ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा। निया चौंक गई और मिराज को देखने लगी। मिराज ने जल्दी से अपना हाथ हटाना चाहा, पर निया ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोली, आप भी सो जाइए। अश्वथ भाई सब ठीक कर देंगे, इतना टेंशन मत लीजिए। उनका आगे जो बेबी होगा वो उनकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। वो सबका ख्याल रखते हैं। उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता और उन लड़कियों को सजा मिल चुकी है। देखना, एक दिन उनकी लाइफ में छोटा अश्वथ या छोटी टिया जरूर आएगी। अभी टिया की एज ही क्या है, उसमें अभी भी बचपना है। मिराज उसकी बगल में लेटते हुए बोला, यू आर राइट। अश्वथ और उसकी छोटी गिलहरी का फ्यूचर ब्राइट होगा। फिर भी अश्वथ और छोटी गिलहरी ने अपना बेबी खोया है। इतने सालों तक अंधेरे में रहने के बाद अश्वथ को पता चला था कि उसमें कभी कोई कमी थी ही नहीं। उसके साथ गेम खेला जा रहा था, पर छोटी गिलहरी की प्रेगनेंसी की न्यूज ने उसे सरप्राइज कर दिया था। वो बहुत हैप्पी था। सब ठीक हो जाएगा, निया बोली। पर मिराज की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अश्वथ और टिया की फिक्र हो रही थी। ओरियन ने ओजल को भी सुला दिया था। थके होने की वजह से वो सो चुकी थी। ओरियन भी जाग रहा था। उसकी आंखों में भी नींद नहीं थी। दादाजी भी जाग रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से सोए। हॉस्पिटल में ओरमन कॉफी से भरे 2 कप लेकर वार्ड की तरफ जा रहा था। जब वो लिफ्ट के पास पहुंचा, उसी वक्त ओशमी लिफ्ट का डोर खुलने पर बाहर निकली और ओरमन के साथ टक्कर हो गई और ओरमन के हाथ में पकड़ी कॉफी दोनों के कपड़ों पर गिर गई। कॉफी गर्म थी। ओशमी चिल्लाकर बोली, तुम्हें कम दिखता है क्या? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी? मेरे कपड़े खराब कर दिए। ओरमन भी गुस्से में बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे अच्छे से दिखाई देता है, पर आप ही गलत टाइम पर लिफ्ट से निकली। गलती आपकी है। गार्ड्स भी जल्दी से आ गए थे। ओशमी बोली, ओह रियली मिस्टर, शायद तुम्हें पता नहीं है किसे गलत ठहरा रहे हो। और अपने कपड़ों से ध्यान हटाकर उसे देखा और ओरमन को देखकर हैरान रह गई। ओरमन ने उसे देखा और वो भी हैरान रह गया और मन में बोला, ये कबूतरी यहाँ क्या कर रही है? ओशमी बोली, यू लिटिल पंक। ओरमन भी उसे जवाब देते हुए बोला, साइड हटो, सारा कॉफी गिरा दिया। उसने कप को उठाया और दोबारा कॉफी लेने चला गया। ओशमी उसकी पीठ को घूरने लगी। ओरमन खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, ये कबूतरी इस हॉस्पिटल में क्या कर रही है? क्यों आई है? ओशमी भी सोच में पड़ गई थी। एक बॉडीगार्ड की आवाज सुनकर होश में आई और बोली, फॉलो मी, और अपने बालों को झटकते हुए आगे बढ़ गई।
सेल्वन जो सोफे पर बैठा हुआ था और बॉडीगार्ड्स जो वहीं आसपास थे, एक लड़की को रेड सूट पहने बॉडीगार्ड्स के साथ आते देख चौंकन्ने हो गए। सेल्वन भी हैरान होकर देखने लगा और पहचानने की कोशिश करने लगा कि ये मोहतरमा कौन है। ओशमी अभी अभी हाल ही में फॉरेन से इंडिया आई थी, इसलिए उसे कोई नहीं जानता था, पर वो फॉरेन में ही रही थी, इसलिए किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। वो टिया के वार्ड की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। ओशमी ने उन्हें घूर कर देखा। उसके बॉडीगार्ड्स ने देखा कि उनकी मैडम को ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स ने रोकने की हिम्मत की है। वो लोग आगे बढ़े। सेल्वन उनके बीच में जल्दी से जाकर बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, हु आर यू? वो हैरान था कि एक लड़की ऐसे बेधड़क उनकी यंग मैडम के वार्ड की तरफ बढ़ रही थी। ओशमी ने सेल्वन को सिर से पांव तक स्कैन करने के बाद कहा, हु आर यू एंड हाउ डेयर यू टू स्टॉप मी? सेल्वन अब सोच में पड़ गया कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है, क्या वो दूसरे गोले से आई है जो उन्हें नहीं जानती? वो LFG, लॉर्ड फोर्स ऑफ द गार्डियंस, सबसे बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी के बॉडीगार्ड से थे। उन्हें शॉर्टकट में गार्डियंस के नाम से जानते थे और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। उन्हें देश के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इनफैक्ट सबकी पहली पसंद गार्डियंस ही थे। और ये मोहतरमा उन्हें नहीं जानती थी, मतलब दूसरे ही गोले से आई थी। सेल्वन अपना सिर खुजलाते हुए बोला, सॉरी मैडम, बट यू आर प्रोबेबली गोइंग टू रॉन्ग वार्ड। इनसाइड वी हैव बिग बॉस एंड यंग मैडम। ओशमी ने उसे घूर कर देखा और बोली, व्हाट डू यू वांट टू से? सेल्वन बोला, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग अ ब्राइब इन द रॉन्ग प्लेस। दिस इज आवर लेडी बॉस's रूम। ओशमी बोली, डू आई लुक स्टूपिड? I know this is VIP room and it has been allotted to टिया अग्रवाल। टिया का नाम सुनकर सेल्वन चौंक गया और बोला, आप हमारी लेडी बॉस को कैसे जानते हैं? Who are you? ओशमी ने उसे खड़ूस लुक दिया और बोली, I want to meet टिया। Move from the front or else my people will remove you। सेल्वन बोला, Excuse me मैडम, पहले आप अपना नाम पता बताओ, ऐसे कैसे मिल सकती हो? ओशमी बोली, क्यों, शादी करनी है जो पूछ रहे हो नाम पता? ये सुनकर सेल्वन हड़बड़ा गया। बाहर की आवाजें सुनकर अश्वथ बाहर आया। डोर खुलने की आवाज सुनकर ओशमी ने और सब ने पीछे मुड़कर देखा। अश्वथ ने ओशमी को नहीं देखा और सीधे सेल्वन को देखकर बिना भाव के सवाल करते हुए कहा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओशमी अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बिखरी हुई हालत में था, पर कतई अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। अब अश्वथ आर्यन है, कोई एरा गेरा नहीं। उसने अश्वथ को सिर से पांव तक स्कैन किया। सेल्वन उसे ऐसा करते हुए देखकर मन में बोला, सच में ये मोहतरमा दूसरे गोले से ही आई है। सबको सिर से पांव तक स्कैन किए जा रही है, जैसे इंसान पहली बार देख रही हो। सेल्वन बोला, सॉरी बॉस, ये मैडम यंग मैडम से मिलना चाहती हैं। ऊपर से अपनी आइडेंटिटी बता नहीं रही हैं। ओशमी अश्वथ को घूरने में बिजी थी। अश्वथ ने उस पर एक तीखी नजर डाली। ओशमी एकदम से सकपका गई और अश्वथ को घूरना बंद किया। अश्वथ ओशमी की तरफ रुक करके बोला, मिस आनंद, आपको नहीं लगता कि आप ऐसे बिहेव करके खुद को दूसरे ग्रह की प्राणी साबित कर रही हैं? आप इसी ग्रह की हैं, सो प्लीज ऐसे पहली बार जैसे किसी इंसान को देख रही हैं, ऐसे बिहेव करना बंद करो। ये सुनकर ओशमी उसे हैरान होकर देखने लगी और बोली, तुम्हें कैसे पता कि मेरा सरनेम आनंद है? अश्वथ ने उसके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बोला, ये आनंद फैमिली से है। आनंद फैमिली की छोटी बेटी ओशमी आनंद। ये सुनकर LFG के सारे बॉडीगार्ड्स और खुद सेल्वन ओशमी को देखने लगे। उसी वक्त ओरमन भी पहुंच गया था और उसने ओशमी का नाम सुन लिया था। वो बोला, क्या कहा? ये कबूतरी आनंद फैमिली से? सीरियसली? ये सुनकर सब लोगों ने ओरमन को देखा, जिसके दोनों हाथों में कॉफी के कप थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी शर्ट के 3 बटन ओपन थे और उसकी सफेद शर्ट पर कॉफी गिरी हुई थी
और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कॉफी से उसकी शर्ट पर कलाकारी की हो। वो एकदम अजीब लग रहा था। वो जल्दी से आया और कॉफी के कप सेल्वन को पकड़ा दिए और ओशमी के एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया और अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम पास ले गया। उसकी इस हरकत से ओशमी हक्की बक्की रह गई। ओरमन ने अपने दोनों हाथ से उसके चेहरे को पकड़ लिया और सब आंखें फाड़कर देखने लगे। ओरमन ओशमी के चेहरे को लेफ्ट राइट करके देखकर बोला, ये ओशमी आनंद है। सीरियसली, ये क्या मजाक है? मतलब ये कबूतरी अभिनंदा आनंद की पोती है? पर लगती तो नहीं है। ये सुनकर ओशमी उसे घूरने लगी। जहां कुछ देर पहले ओरमन के छूने से ओशमी की हार्ट बीट रोलर कोस्टर जैसी हो गई थी, अब ओरमन के ऐसा कहने से रोलर कोस्टर रुक गई थी। वो गुस्से में आ गई और अपनी हील की नोक ओरमन के पैर में दे मारी। ओरमन दर्द से चीखते हुए बोला, आह, इस कबूतरी से मुझे बचा लो, हाय मार डाला। और उसके चेहरे को छोड़ दिया और उछलते हुए अपने पैर को पकड़ लिया और बंदर की तरह उछलने लगा। वो बोला, श्राप लगेगा तुमको मेरा। देखना, तुमको एकदम खड़ूस लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेगा। श्राप है। ये सुनते ही ओशमी उस पर जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ी। वो चिल्लाकर बोली, यू लिटिल ब्रैट, आई किल यू। और उसके बाल पकड़ लिए। बदले में ओरमन ने भी उसके बाल पकड़ लिए और दोनों छोटे बच्चे की तरह लड़ने लगे। और बाकी सब लोग कभी एक दूसरे का मुंह देखते तो कभी उन्हें देखते। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सांप और नेवले का झगड़ा देख रहे हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अश्वथ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वापस वार्ड के अंदर चला गया और डोर अंदर से बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं उनकी वजह से टिया डिस्टर्ब ना हो जाए। उसने टिया को सोते हुए देखा और चैन की सांस ली और जाकर टिया के बेड पर उसके पास लेट गया और उसके सिर को सहलाने लगा। वीआईपी वार्ड होने की वजह से बेड काफी बड़ा था। उसमें 3 लोग तो आराम से आ सकते थे। इधर वार्ड के बाहर ओशमी और ओरमन बच्चों की तरह एक दूसरे पर झपट्टा मार रहे थे और एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते ओरमन का पैर स्लिप हो गया और वो ओशमी को लेकर सोफे पर गिर पड़ा। दोनों के बॉडीगार्ड्स अपनी आंखें बड़ी करके और अपने मुंह पर हाथ रखकर उन्हें देख रहे थे। सेल्वन की तो लगभग आंखें ही बाहर आने वाली थी क्योंकि ओरमन के लिप्स ओशमी के लिप्स से मिल गए थे और दोनों की आंखें सदमे की वजह से खुली की खुली रह गई थी। दोनों वैसे ही थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। ओशमी होश में आई और उसे एहसास हुआ कि वो किस ऑकवर्ड सिचुएशन में है। उसने ओरमन को जोर से धक्का दिया। ओरमन ने सीधे फर्श को चूम लिया। I mean, गिर गया। सबने अपने मुंह पर शॉक के मारे हाथ रखा हुआ था और उन्हें देख रहे थे। ओशमी उठी और अपने लिप्स को पोंछते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे किस करने की? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओरमन उसी वक्त खड़ा हुआ था और ओशमी उस पर जंगली बिल्ली की तरह दोबारा झपटी। ओरमन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, ए कबूतरी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें चूमने का। वो तो गलती से हो गया। मुझ पर ऐसे झपटने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें रॉकेट में बांधकर मंगल में भेज दूंगा, फिर वहां पर दंगल करना। ये सुनकर ओशमी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने लगी और बोली, आर यू लीविंग माई हैंड्स और नॉट? ओरमन उसे जवाब देते हुए बोला, नहीं, तुम्हारे जैसी जंगली बिल्ली को गले में घंटी बांध कर रखना चाहिए। न जाने कब अपना पंजा मार दो। मुझे तो पहले लगता था कि तुम बस कबूतरी हो, पर अब तो तुम जंगली बिल्ली भी हो। और उसे छोड़ दिया। ओशमी गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने मुझे? कबूतरी? कबूतरी कहा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? दोनों दोबारा एक दूसरे पर झपटते, पर तभी सेल्वन ने वो कॉफी के कप को एक गार्ड को पकड़ाकर दोनों तरफ के बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, हे लुक, दिस इज अ हॉस्पिटल, नॉट एन एम्फी थिएटर। ये सुनकर दोनों तरफ के बॉडीगार्ड्स ने दोनों को पकड़ लिया। ओशमी चिल्लाती उससे पहले सेल्वन ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। सेल्वन ओशमी का मुंह बंद किए ही ओरमन की टांग पर किक मारकर बोला,
अपना मुंह बंद कर कमीने, ये हॉस्पिटल है, कोई अखाड़ा नहीं। और तुझे शर्म नहीं आती लड़की के साथ ऐसे लड़ते हुए? लड़की के साथ कैट फाइट कर रहा है? ओरमन फटाक से बोला। नहीं आती शर्म इस कबूतरी से लड़ने में। पिछली बार यूएस में इस कबूतरी ने मेरे साथ क्या किया था पता है? तुम नहीं जानते। सेल्वन खींचते हुए बोला। नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? मिस आनंद ने क्या किया था? मैं तुम्हारे साथ नहीं गया था ना? नहीं पता। और प्लीज, हाँ तुम दोनों को लड़ना है तो रिंग में जाकर लड़ लो, पर यहाँ नहीं। क्यों हॉस्पिटल में शोर मचा रहे हो? ओरमन, तुम ऐसे तो नहीं थे। अचानक से तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा आ गई? कहीं आदित्य की तो नहीं आ गई? ओरमन को याद आया कि वो तो एलएफजी का सीईओ है। वो क्यों सेल्वन के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है? वो बोला, माई ऑर्डर इज लीव मी एंड टेक दिस गर्ल आउट। उसके बॉडीगार्ड्स ने सेल्वन को देखा और ओरमन बोला, आई एम द सीईओ ऑफ एलएफजी, ओबे मी। सेल्वन बीच में ही बोला, छोड़ना मत वरना दोबारा झपट्टा मारेगा। आज इसके अंदर आदित्य की आत्मा आ गई है, उसे पकड़े रहो। वहीं ओशमी ने सेल्वन का हाथ बाइट कर लिया। सेल्वन ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और अपने हाथ को झटकते हुए बोला, हाय मेरा हाथ, इसके दांत सच में बहुत तेज हैं। बाप रे, इतनी जोर से काटा है। ओरमन जल्दी से बोला, अब पता चला ये कितनी खतरनाक है। जाकर इंजेक्शन लगवा लो, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। ओशमी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे काटने से उसे कोई इन्फेक्शन होगा? ओरमन बोला, तुम्हारे काटने से पक्का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि तुम बिल्ली हो, कबूतरी हो। उनकी आवाज सुनकर अश्वथ, जो टिया के पास सोया हुआ था, उठकर बाहर आया और बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? कोई शो चल रहा है क्या? ये हॉस्पिटल है। मोहल्ले की आंटियों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? सब चुप हो गए। ओशमी बोली, मुझे टिया से मिलना है। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। ओशमी को पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे अश्वथ अगर कुछ देर और खड़ा रहा तो पक्का उसे टपका देगा। वो बोली, ओके, हम सुबह आएंगे। और जितनी जल्दी हो सके अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रफू चक्कर हो गई। ओरमन ने खुद को छुड़ाया और बोला, तुम बाहर क्यों आए? अश्वथ ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि मैं क्यों बाहर आया हूं? तुम लोगों की वजह से ही बाहर आया हूं। ओरमन उसके देखने का मतलब समझ गया और बोला, वो सॉरी। और इधर उधर देखने लगा। अश्वथ ने पूछा, तुम मुझसे लड़ क्यों रहे थे? ओरमन बोला, पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे वो कबूतरी को देखकर ही चिढ़ मचती है। जब से उसने मुझे यूएसए में फंसा दिया था, तब से वो मुझे पसंद नहीं है। अश्वथ बोला, तो उससे ऐसे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे थे? तुम तो कभी किसी के मामलों में दखल नहीं देते, इनफैक्ट ऐसे झगड़ों में भी नहीं फंसते। फिर अचानक उसके साथ कैट फाइट करने लगे, एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। वो अश्वथ, जाओ रेस्ट करो, गो। ओरमन ने ये कहते हुए उसे वार्ड के अंदर धकेल दिया और डोर बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पीछे मुड़ा। सेल्वन और सारे गार्ड्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ओरमन बोला, अभी आया, और भाग गया। अश्वथ ने टिया को देखा और गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया और खुद से बोला, ओशमी, आनंद यहाँ, मतलब आनंद फैमिली को छोटी गिलहरी के बारे में पता चल ही गया, और उज्जवल आंटी की डेथ यानी अभिनंदा दादाजी ने ही ओशमी को भेजा होगा। मतलब वो छोटी गिलहरी को ले जाना चाहते हैं। और अपने फोन को निकाला और सेल्वन को अपने कपड़े लाने को कहा और वार्ड के ही बाथरूम में नहाने चला गया। वीआईपी वार्ड होने की वजह से बाथरूम बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा था। वहीं ओशमी को हॉस्पिटल के कुछ ही दूर पर एक होटल था, वहां रूम बुक करना पड़ा। वो अपने होटल रूम में ओरमन के बारे में सोचने लगी। कितना चेंज हो गया है, अब तो चश्मा भी लगाने लगा है। तभी उसे याद आया कि उसने उसे कबूतरी कहा था। वो बोली, उसने मुझे कबूतरी कहा? उसके अंदर से आवाज आई, तुझे श्राप भी तो दिया, भूल गई? ओशमी और ओरमन का एक सीक्रेट था जो सिर्फ वही दोनों जानते थे। ओरमन ने सबसे छुपा कर रखा था और अश्वथ को भी नहीं बताया था।
वहीं ओरमन भी हॉस्पिटल के टेरेस में था और सोच रहा था कि सफेद झूठ बोलने वाली सफेद कबूतरी, और ऊपर आसमान को देखने लगा। ओरमन आसमान को देखते हुए बोला, ये कबूतरी आनंद फैमिली से है, एक नंबर की सफेद झूठ बोलने वाली लड़की है। वो कुछ सोचने लगा और तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपने फोन को अपने पॉकेट से निकाला और फोन स्क्रीन पर नाम देखकर उसके होश उड़ गए। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव बनते बिगड़ते जा रहे थे। टिया के वार्ड में अश्वथ नहाने के बाद अपने कपड़े पहनकर बेड के पास आया और टिया के सिर को सहलाते हुए बोला, छोटी गिलहरी, लगता है तुम्हारे नाना जी तुमसे मिलना चाहते हैं। जब से तुम मिली हो मैं तो भूल ही गया था कि आनंद फैमिली भी तुम्हें खोज रही है। तुम पर सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझसे ज्यादा उनका भी हक है। आखिर तुम आनंद फैमिली की बेटी हो। पर मुझे पता है मिस्टर आर्यन ने जो किया उसके बाद आनंद फैमिली हमसे बहुत नाराज है। मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारी बचकानी हरकतों की आदत हो गई है। और हल्के से टिया के होठों को अपने होठों से छू लिया और उसके हाथों को आहिस्ता से पकड़ते हुए अपने होठों से लगाते हुए बोला, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। आनंद फैमिली को मैं हमारे रिश्ते के लिए मना लूंगा, मुझे इतना तो पता है। अभिनंदा दादाजी मिस्टर आर्यन की वजह से हमें कुछ खास पसंद नहीं करते, पर मैं उन्हें मना लूंगा। बस तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे सर को तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा पसंद है, ऐसा उदास चेहरा नहीं। और दोबारा उसके हाथ को चूम लिया और तभी टिया की आंख खुल गई क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। उसने अश्वथ को उसके हाथ पकड़े बैठे देखा और अपनी पलकें झपकाने लगी और धीमी आवाज में सवाल करते हुए बोली, आप जाग रहे हो? उसकी आवाज सुनकर अश्वथ ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? टिया ने हाँ में अपनी पलकें झपकाई और बोली, मुझे प्यास लगी है। अश्वथ ने टिया की उठकर बैठने में हेल्प की और ग्लास में पानी लेकर उसे पिलाने लगा। पानी पीने के बाद टिया ने अपने लेफ्ट हैंड को देखा जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था। उसने खुद को अच्छे से देखा और अपने माथे को छू कर देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। वो अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ उसे ऐसे देखकर बोला, ऐसे उदास मत हो, ठीक हो जाएगा। तुम्हें 1 महीने तक यहीं हॉस्पिटल में ही रेस्ट करना है। ये सुनकर टिया आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। टिया को हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यहाँ तो उसे 1 महीने तक रहना था। भले ही उसका वार्ड वीआईपी था और उसके वार्ड में सारी फैसिलिटी थी और वो आलीशान था, फिर भी उसे बिल्कुल भी रहने का मन नहीं था। वो बोली, क्यों? मुझे नहीं रहना है हॉस्पिटल में, हम घर चलते हैं ना, डॉक्टर घर पे आ जाएंगे मुझे चेकअप करने के लिए। अश्वथ उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, छोटी गिलहरी, बस 1 महीने की बात है। अभी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई हो, बहुत वीक हो। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। ये सुनकर टिया रुआंसी हो गई और बोली, आप सीधे क्यों नहीं कहते? आप अब मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो। आप बस कह रहे हो कि आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, पर आप बहुत गुस्सा हो क्योंकि मैंने बेबी का ख्याल नहीं रखा। अश्वथ उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, ऐसा किसने कहा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? टिया बोली, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे अच्छे से पता है। अब आप मुझसे प्यार नहीं करोगे क्योंकि मैंने बेबी खो दिया। मुझे अच्छे से पता है, मैंने देखा है। जब मैं एक बार हॉस्पिटल आई थी ना, मेरी जैसी एक लड़की का भी बेबी नहीं रहा। उसका हस्बैंड उस पर बहुत गुस्सा हो रहा था और वो लड़की रो रही थी। उसका हस्बैंड उसे वहीं हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। आप भी ऐसे ही करोगे? आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? अश्वथ ये सुनकर दंग रह गया था। उसे कुछ कहने के लिए वर्ड ही नहीं मिल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मतलब उसकी बीवी ये सब सोचने लग गई थी।
अश्वथ गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी सोचा मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? और मैंने पहले भी कहा है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिर भी तुम एक ही बात लेकर बैठ गई हो। कभी तुम पड़ोस की आंटी की स्टोरी सुनाती हो, या फिर अब ये हॉस्पिटल वाली स्टोरी और उनके हस्बैंड से। मुझे एक ही तराजू में तौलना बंद करो। उसने टिया को देखा जो लगभग रोने वाली थी। अश्वथ बोला, रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। क्यों जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर, तुम ही बताओ। टिया बोली, क्योंकि बेबी नहीं रहा। आप कहते नहीं हैं, लेकिन आप। अश्वथ बीच में उसकी बात को टोकते हुए बोला, इधर मेरी बात सुनो। क्या मैंने कहा था कि अगर बेबी नहीं रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं कहा था ना। ऐसे उल जुलूल बातें मत सोचा करो। और बेबी हेवन में चला गया है, वो हमारे पास दोबारा आएगा। टिया ये सुनकर अश्वथ को देखने लगी और बोली, सच में वो हमारे पास दोबारा आएगा? कब? क्या कल वापस आ जाएगा? अश्वथ को अब ये सुनकर टेंशन होने लगी कि कहीं टिया के सिर पर चोट तो नहीं लगी है। उसकी वजह से टिया कुछ ज्यादा बच्चों की तरह नहीं हो गई है। वो टिया को ध्यान से देखने लगा, उसे समझाते हुए बोला, कल नहीं आएगा। जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी और ग्रेजुएट हो जाओगी तब आएगा। ये सुनकर टिया दोबारा उदास हो गई और बोली, तब तो बहुत टाइम लगेगा, 2 साल का वेट करना पड़ेगा, तब आएगा। क्या वो जल्दी नहीं आ सकता? मुझे मेरा बेबी चाहिए। ये सुनकर अश्वथ की बोलती बंद हो गई। वो उसके गाल को सहलाते हुए बोला, ठीक है, आ जाएगा। पहले तुम ठीक तो हो जाओ। ठीक होने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा ना। ये सुनकर टिया दोबारा बोली, नहीं, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, हम घर चलेंगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज घर चलते हैं ना। अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, ठीक होने के लिए यहाँ रहना होगा ना, और तुम्हारे लिए सरप्राइज है। टिया रोने लग गई। अश्वथ टेंशन में आ गया। अभी अभी अपने बच्चे को खोया था और टिया के लिए खुद को संभाल लिया था। टिया को भी समझा लिया था, लेकिन अब आनंद फैमिली के बारे में पता चला था और अब टिया ऐसे जिद कर रही थी। वो रोते हुए बोली, आपको बेबी चाहिए ही नहीं था, आप तो मुझे बच्ची समझते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। अश्वथ ने अपना सिर पकड़ लिया। टिया को समझाना अब उसे मुश्किल लग रहा था। अब उसे लगने लगा था कि टिया को शौक लग गया है जो ऐसी बातें कर रही है। टिया रोई जा रही थी। अश्वथ ने उसे गले लगाना चाहा, पर टिया ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अश्वथ उसे जबरदस्ती गले नहीं लगा सकता था। उसे डर था कि कहीं टिया के लेफ्ट हैंड को हर्ट ना कर दे। टिया खुद को भी दोष दे रही थी। अश्वथ को बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टिया को कैसे हैंडल करे। अश्वथ को ऐसे देखकर टिया अपने राइट हैंड से अपने आंसू पोंछने लगी, पर उसे पेन हो रहा था। अश्वथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से नीचे रखते हुए उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, सॉरी, ऐसे मत रो। उसे समझाते हुए बोला, आई नो यू वर वेरी हैप्पी फॉर अवर चाइल्ड. Everyone was happy. My child was about to come in this world, but now crying will do nothing. Take care of yourself. टिया ने उसे देखा और कुछ नहीं बोली। अश्वथ ने उसे धीरे से अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। टिया सिसकने लगी और रोते रोते सो गई। अश्वथ ने उसे धीरे से बेड पर लेटाया और इस बात का ध्यान रखा कि उसे किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। वहीं रेयान, जो कॉफी के लिए कैंटीन की तरफ जा रहा था, वो टिया के वार्ड के सामने से गुजर ही रहा था कि तभी उसने एलएफजी के बॉडीगार्ड को देखा और सेल्वन को देखा जो सोफे पर बैठा हुआ था और कॉफी पी रहा था। रेयान खुद से बोला, ये सब यहाँ, ये सब क्या कर रहे हैं? किसे क्या हुआ है? और टिया के वार्ड के डोर को देखा जहां पर बॉडीगार्ड्स खड़े थे। रेयान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन एडमिट है
फैमिली में किसे क्या हुआ है? उसे अच्छे से पता था कि सेल्वन अश्वथ के साथ ज्यादातर रहता है, तो क्या अश्वथ भाई एडमिट है? वो सोचने लगा, फिर मन में खुद से सवाल करते हुए बोला, कैसे हो सकता है? नहीं, वो नहीं है तो क्या दादाजी? मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर कौन एडमिट है। मैं किसी से पूछ नहीं सकता, मुझे कोई बताएगा भी नहीं। वो वार्ड के दरवाजे को देखने लगा और देखते हुए जाने लगा। वो जानना चाहता था कि कौन एडमिट है। उसने सोचा कल ही पूछ लेगा कि कौन एडमिट है, और ये सोचते हुए चला गया। सुबह सुबह ही ओशमी अपने गार्ड्स के साथ आ धमकी। अंदर डॉक्टर सेन टिया की ड्रेसिंग चेंज कर रही थी, इसलिए वो सोफे पर ही बैठकर वेट कर रही थी, और उसके सामने ओरमन बैठा था, जो उसे घूर ज्यादा रहा था और कॉफी कम पी रहा था। ओशमी अपनी नजरें टिया के वार्ड की तरफ करके देखे जा रही थी। आर्यन पैलेस में आदित्य की आंखें खुली। उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक से जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वो अनंत के शोल्डर पर सिर रखकर सो रहा था। उसका एक हाथ अनंत की कमर पर, एक पैर अनंत के ऊपर था। उसने वैसे ही अनंत को देखा। अनंत लगभग 2 बजे सोई थी, इसलिए वो इस वक्त गहरी नींद में थी। आदित्य उसके शांत चेहरे को देखने लगा। अनंत का चेहरा एकदम शांत था, बिल्कुल एक शांत झील की तरह। आदित्य उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा और अचानक उसे अपने भाई और टिया के बारे में याद आया। वो हड़बड़ाहट में उठा, जिससे अनंत की भी आंख खुल गई और उसने आदित्य को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखा। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही आदित्य बाथरूम में घुस चुका था। आर्यन पैलेस में सब उठ चुके थे और टिया से मिलने जाने के लिए तैयार थे, और वहीं आनंद मैंजन में भी सब टिया से मिलने जाने के लिए तैयार थे। अभिनंदा दादाजी ने तो 3 बजे ही उठकर सबको उठा दिया था और सबको परेशान करके रख दिया था। युवान बेचारा सीधे तैयार होकर कार में जाकर सो गया था। युवान जाकर कार में सो गया था, लेकिन उसके दादाजी को जब वो नहीं दिखा, बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में सब पर चिल्लाते हुए बोले, ये नालायक कहाँ चला गया? उसे ढूंढ कर लाओ। हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं और ये महाशय पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उसे ढूंढ कर लाओ। फिर क्या था, सारे बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढने चले गए और उन्हें बड़ी मुश्किल से युवान अपने कार में आराम के साथ सोता हुआ मिला। वो लोग उसे वैसे ही उठाकर घर के अंदर ले आए और दादाजी के सामने पेश कर दिया। उसे ऐसे घोड़े बेचकर सोता देख दादाजी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सोने की? क्या तुम्हें याद नहीं है हमें बच्ची से मिलने जाना है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो? उनकी आवाज सुनकर युवान जल्दी से हड़बड़ा कर उठ गया और सोफे से गिर गया। फिर भी जल्दी से जैसे तैसे खड़ा हो गया और बोला, मुझे याद है दादाजी, मुझे याद है। वो दरअसल मेरी आंख लग गई थी। मैं तो पहले ही गाड़ी में जाकर आप लोगों का वेट कर रहा था ताकि जल्दी से हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएं। उसने जो मुंह में आया वो कह दिया। वो अपने दादाजी से पिटना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अभिनंदा दादाजी ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रही हूं, बेवकूफ, किसी और को बताना, मुझे नहीं। मैं तुम्हारा दादा हूं। मुझे बेवकूफ बनाने का सोचा भी कैसे तुमने? युवान को समझ आ गया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो खिसियाते हुए बोला, सॉरी दादाजी, और सिर झुका लिया। दादाजी बोले, किसी और दिन की बात होती तो तुम्हारी टांगे तोड़ देता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आज तुम बच गए। मुझे अपनी नातिन से मिलना है, इसलिए छोड़ रहा हूं, लेकिन बाद में एक दिन जरूर तुम्हें सजा दूंगा। अब चलो। युवान धीरे से डरते हुए बोला, दादाजी, मुझे। दादाजी ने उसे घूर कर देखा। युवान डर गया और बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलिए। दादाजी बोले, जल्दी बोलो जो भी बोलना है। युवान बोला, कुछ नहीं दादाजी, कुछ भी तो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, आप चलिए। दादाजी अपनी कड़क आवाज में बोले, मैंने कहा बोलो, क्या बोल रहे थे, वरना।
और अपनी छड़ी दिखाई तो युवान डर कर उछलकर दूर हट गया और बोला, बोल रहा हूँ दादाजी, बोल रहा हूँ, आप ऐसे अपनी छड़ी मत दिखाओ। वो दरअसल वो बात ये है कि दादाजी उसके ऐसे बोलने से झुंझला गए और बोले, नालायक, जल्दी बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। अब क्या मैं तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त निकलवाऊं तब बोलोगे? हमें हॉस्पिटल भी जाना है। युवान जल्दी से बोला, दादाजी मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाने दीजिए। युवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे डर था कि कहीं दादाजी उसे पीट ना दे। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। युवान ने अपनी एक आंख खोलकर देखा, फिर दूसरी आंख भी खोल ली। दादाजी बोले, जल्दी से खाओ, उसके बाद तुम्हारा कोई नाटक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जल्दी ब्रेकफास्ट करो। युवान बोला, आप लोगों ने किया ब्रेकफास्ट? भानवी बोली, नहीं, हम लोग टिया से मिलने के बाद ही खाना खाएंगे। जब तक उसे देख नहीं लेते कि वो कैसी है, हमें चैन नहीं आएगा और ना ही हमसे कुछ खाया जाएगा। युवान मन में बोला, फिर इतने दिनों तक खा पी क्यों रहे थे? उसको भी बोलना था ना, जब तक वो मिल नहीं जाती हम लोग भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। दादाजी ने उसके मन में चल रही बातों को समझ लिया और बोले, तुम नालायक लड़के, जब देखो तब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हो। अब सीधे खाना खाओ। युवान जल्दी से बोला, नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ खाऊंगा। आप लोगों ने नहीं खाया है तो मैं अकेला खाकर क्या करूंगा? चलिए, मैं भी उपवास टिया को देखकर तोड़ूंगा। और उनका जवाब सुने बिना ही भागकर बाहर निकल गया। फिर वो लोग भी बाहर चले गए। आर्यन पैलेस में हॉस्पिटल के लिए निकलने के लिए सब रेडी थे। निया जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी। मिराज भी उसके साथ ही उतर रहा था। जल्दबाजी के कारण निया के पैर में साड़ी की प्लीट्स उलझ गई और वो सामने की तरफ पेट की बल गिर ही जाती अगर सही टाइम पर मिराज उसे देखता नहीं। मिराज ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। निया डर गई थी, वहीं मिराज की जान ही सूख गई थी। सब लोग बाहर गाड़ियों में वेट कर रहे थे। मिराज और निया ही लेट थे। मिराज ने निया को कसकर पकड़ रखा था। निया ने भी उसको कसकर पकड़ रखा था। मिराज ने उसे दूर किया और उसे सिर से पांव तक देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? कुछ हुआ तो नहीं है ना? निया ने नम आंखों से अपना सिर नामे हिलाया। उसकी जान ही निकल गई थी। अगर वो सीढ़ियों से गिर जाती तो उसके साथ भी टिया के जैसे हादसा हो सकता था। मिराज बोला, तुम अब ये साड़ी वगैरह नहीं पहनोगी और इतनी जल्दबाजी में क्यों उतर रही थी? अभी तुम गिर जाती और कुछ हो जाता तो? तुम भूल क्यों जाती हो यू आर प्रेग्नेंट? फिर भी। निया ने अपना सिर झुका रखा था। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। मिराज ने उसकी चिन पकड़कर चेहरा ऊपर किया और उसे निया की आंखों में नमी दिखाई देने लगी। उसने निया को समझाते हुए कहा, निया, मुझे पता है तुम बिल्कुल अश्वथ की तरह हो, किसी को भी कुछ नहीं बताती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती हो, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करती हो। मुझे पता है आरा के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, पर मुझसे तो शेयर कर सकती हो ना। आई एम योर हस्बैंड, प्लीज अपना ध्यान रखा करो। अगर अभी गिर जाती तो तुम भी जानती हो क्या हो सकता था। प्लीज अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मुझसे शेयर करो, पर ऐसे अपने अंदर दबाकर मत रखो। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? मतलब इस शादी से खुश नहीं हो? निया ने नहीं में सिर हिलाया और बोली, ऐसा नहीं है। मिराज बोला, आजकल तुम परेशान रहती हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं। और नीचे उतरने लगी। मिराज उसे देखने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि निया उससे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। वो सोचने लगा, क्या निया उसके साथ शादी करके खुश नहीं है? और वो भी सीढ़ियां उतरने लगा। मिराज निया को समझ ही नहीं पा रहा था। ऊपर से निया अश्वथ की तरह रिजर्व थी। वो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती थी। मिराज ने सोच लिया था कि अब कैसे भी करके उसे निया से सब क्लियर करना ही पड़ेगा। वहीं सब लोग टिया को खुश करने के लिए उसके लिए गिफ्ट लेकर बैठे हुए थे, जबकि आदित्य स्केच बुक पकड़कर उसमें पता नहीं क्या क्या कर रहा था, पर इतना ध्यान मग्न था
कि उसे ऐसे देखकर सब हैरान थे। ओजस ने उसे कई बार पकड़कर हिलाया था, फिर भी आदित्य का ध्यान स्केचबुक पर ही था और वो किसी को कुछ दिखा भी नहीं रहा था। और उसने बहुत सारे कलर पेंसिल पकड़ रखे थे और बीच बीच में उन कलर पेंसिल से कुछ कलर भी कर रहा था। अनंत उसके बगल में ही बैठी थी। आदित्य ने उसे सारे कलर पेंसिल पकड़ा रखे थे और बार बार उससे मांग रहा था और अजीब अजीब मुंह बना रहा था। वो बहुत सारे पेज में कलर कर चुका था, पर मजाल थी कि किसी को देखने भी दिया हो। वहीं ओरियन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और ओजल उसके बगल में बैठी थी और उसके शोल्डर पर अपना सिर रखा हुआ था। और बैक सीट पर ओजस, आदित्य और अनंत बैठे हुए थे। आदित्य बीच में बैठा हुआ था। जब भी ओजस झांकने की कोशिश करता, आदित्य उसके देखने से पहले स्केचबुक को बंद कर देता था और उसे मारता था। ओजस उसकी इस हरकत से परेशान हो गया और कार से निकलकर दूसरी कार में जाकर बैठ गया, जहां पर सिंगल लोग बैठे हुए थे। प्रत्यूष, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसके फ्रंट सीट पर बैठते ही बोला, क्या हो गया? ओजस बोला, मैं उन कपल्स के बीच क्या करूंगा? प्रत्यूष बोला, हाँ ये बात तो है, कपल्स के बीच बड़ा अजीब लगता है। मैं सिंगल प्राणी, उनके बीच कबाब में हड्डी जैसा फील हो रहा था, इसलिए आ गया। ओजस ने उसे बताते हुए कहा। निया और मिराज भी आ गए और वो अलग कार में बैठ गए, क्योंकि सब में हाउसफुल थे और सारी कार एक लाइन में आर्यन पैलेस से निकली और उनके आगे के 3 कार और पीछे की 3 कार में बॉडीगार्ड्स थे। हॉस्पिटल में अश्वथ टिया के लिए सूप लेकर आया। ओशमी को अभी भी मिलने नहीं दिया गया था। वो बहुत गुस्से में लग रही थी और ओरमन को गुस्से में घूर रही थी। ओरमन जानबूझकर उसे टिया से मिलने नहीं दे रहा था। ओशमी बोली, देखो मशरूम हेयर, मुझसे पंगा मत लो, अच्छा नहीं होगा। ओरमन बेपरवाही से हंसते हुए बोला, अरे सफेद कबूतरी ने चोंच मारना शुरू कर दिया। आई एम सो स्केर्ड। जाओ जो करना है कर लो, नहीं मिलने दूंगा। क्या करोगी? हाँ बोलो। व्हाइट लायर। ओशमी अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है। आई एम रियली सॉरी और प्लीज मुझे टिया से मिलने दो। ओरमन बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं दोबारा तुम्हारी सॉरी सुनकर नहीं फंसने वाला। तुम बड़ी धूर्त हो। पिछली बार भी ऐसे ही सॉरी बोलकर मुझे फंसा दिया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम आनंद फैमिली से बिलोंग करती हो। उज्जवल मैम तो कितनी अच्छी थी, कितनी शांत और प्यारी थी, और छोटी गिलहरी भी बहुत प्यारी है। एक तुम इतनी जंगली बिल्ली, और प्यारी तो बिल्कुल नहीं हो। और हाँ, डोंट टेल मी मशरूम हेयर, अंडरस्टैंड? आई एम ओरमन जायसवाल, सीईओ ओरमन। ओशमी ने उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे मेरी बहन से मिलना है, तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। मैं रोक नहीं सकता? सफेद कबूतरी, इतनी देर से रोक कर ही रखा है। वैसे भी अश्वथ छोटी गिलहरी के साथ है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। ओरमन ने अकड़ते हुए जवाब दिया। वो ओशमी से बदला ले रहा था। मेरा इंतकाम देखेगी सॉन्ग का ही असर था जो उसने सुबह सुबह सुन लिया था। ओशमी बोली, दादाजी उनकी शादी को नहीं मानेंगे। तुम्हारे दादाजी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो नहीं मानेंगे। शादी हो गई है, दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हैं। तुम्हारे दादाजी का कोई रोल नहीं है। अच्छे दादाजी की तरह आशीर्वाद देना होगा तो देंगे, नहीं तो मैं दिलवा दूंगा आशीर्वाद। ओरमन उसकी बात का घमंड के साथ जवाब देते हुए बोला। ओशमी उसे हैरान होकर देखने लगी कि इस इंसान को उसके दादाजी का बिल्कुल भी डर नहीं है, कुछ ज्यादा ही फेंक नहीं रहा है। वो बोली, यू डोंट नो माई ग्रैंडफादर्स एंगर, अश्वथ डजंट लाइक हिम। ओरमन बोला, सो व्हाट डू आई डू? आई डोंट इवन लाइक यू। ओशमी को ओरमन के मुंह से ऐसी बात सुनकर बुरा लग गया और वो चुप हो गई और सिर नीचे झुका लिया। ओरमन ये सब नोटिस नहीं कर पाया और वो बोला, अश्वथ को तुम्हारे दादाजी पसंद नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मिस्टर आर्यन की वजह से उज्जवल आंटी की लाइफ स्पॉइल हो गई। उसमें अश्वथ और आदित्य की क्या गलती? अब क्या तुम्हारे दादाजी इस चीज को लेकर बैठे रहेंगे? देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे विलन वाले दादाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खबरदार,
जो तुम्हारे दादाजी विलन बने तो इस एज में 4 धाम की यात्रा करने के बजाय उन्हें विलेन बनना बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। 4 दिन की जिंदगी में विलेन वाले काम करके कौन सा अच्छा काम करेंगे। ये सुनकर ओशमी ने उसे अपनी लाल आंखों से देखा। ओरमन उसे ऐसे देखकर एक पल के लिए सकपका गया। ओशमी दांत पीसते हुए बोली, मेरे दादाजी कोई विलेन नहीं है और उन्हें जबरदस्ती नेगेटिव कैरेक्टर मत बनाओ, समझे। उसने ओरमन को वार्निंग देते हुए कहा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ओरमन का ऐसे कहना। टिया के वार्ड के अंदर डॉक्टर सेन ने टिया की ड्रेसिंग कर दी थी और अश्वथ ने टिया को फ्रेश होने और ब्रश करने के लिए बाथरूम में ले गया था और वापस ले भी आया था। अश्वथ बोला, चलो सूप पी लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। टिया बोली, मुझे नहीं पीना। ये सुनकर अश्वथ उसे समझाते हुए बोला, छोटी गिलहरी, अगर तुम सूप नहीं पियोगी फिर ठीक नहीं होगी। अगर ठीक नहीं होगी तो यहीं हॉस्पिटल में ही रहना होगा। मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगा। उसने जब ये सुना तो टिया बोली, आप बहुत बुरे हो, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं पी रही हूँ। फिर अश्वथ उसे धीरे धीरे सूप पिलाने लगा। टिया अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सूप पीने लगी। सूप पीने के बाद अश्वथ को देखकर वो बोली, आपने कुछ खाया? अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी रिपोर्ट्स देखने लगा जो डॉक्टर सेन ने उसे दी थी। टिया बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने कुछ खाया? आप सुन रहे हो या नहीं? अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया। टिया फिर बोली, सर आपने कुछ खाया? अश्वथ ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। उसकी छोटी गिलहरी को अब अश्वथ पर गुस्सा आने लगा। उसने सूप का बाउल पकड़ा और उसे अश्वथ के सिर पर धीरे से मारा। वैसे उसका मन तो जोर से मारने का कर रहा था, पर वो अश्वथ को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से मारा। अश्वथ ने टिया को देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। अश्वथ ने जल्दी से रिपोर्ट्स की फाइल टेबल पर रखी और टिया के हाथ से बाउल लेकर टेबल पर रख दिया और बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने आपसे कुछ पूछा, आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। अश्वथ जल्दी से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स देख रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं बाद में खा लूंगा। और टिया के गाल को थपथपाया। टिया बोली, मुझे पता है आप नहीं खाने वाले हैं। आप बाद में खा लूंगा कहकर मुझे उल्लू बना रहे हो। मुझे नहीं पता, आप मेरे सामने ही खाना खाओगे। अश्वथ उसे समझाते हुए बोला, छोटी गिलहरी, मैं बाद में खा लूंगा। टिया जिद करते हुए बोली, मुझे पता है आप नहीं खाने वाले। आप अपने लिए यहीं पर खाना मंगा लो और मेरे सामने खाओ। मुझे नहीं पता, वरना मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी और ना ही ठीक होऊंगी। मैं यही रहूंगी। अश्वथ ने टिया को देखा जो जिद कर रही थी और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मानेगी। उसने सेल्वन को कॉल किया और अपने लिए खाना मंगवाया। वहीं कार में अनंत आदित्य से बोली, इतनी देर से क्या कर रहे हो, दिखाओ। और स्केचबुक को पकड़ा ही था कि आदित्य ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा और स्केचबुक को दूर करते हुए बोला, देखकर क्या करोगी? मैं भाभी के लिए कुछ बना रहा हूँ, मैं उनको ही दिखाऊंगा, समझी? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी बना रहा हूँ। ये सुनकर अनंत उसे घूर कर देखने लगी। आदित्य बोला, मुझे ऐसे मत घूरो, आई नो तुम्हें मेरी खूबसूरती देखकर जलन हो रही है। अनंत ने कुछ नहीं कहा और विंडो से बाहर देखने लगी। डैनी के घर में डैनी अपने लोगों पर चिल्लाए जा रहा था। वो बोला, Where did Alan go? सब लोगों ने सिर झुका रखा था। डैनी पागल हो गया था एलन के गायब हो जाने से। वो चिल्लाकर बोला, वो ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो मशीनों से जिंदा है। फिर वो गायब कैसे हो गया? क्या कोई इसे लेकर चला गया? पर कौन? कहीं अनंत? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकती। उसका भाई मेरे पास है। फिर उसे कौन लेकर चला गया? जाओ ढूंढो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपने लोगों पर चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी एलन को कौन लेकर चला गया। पर उसे इतना तो पता था, जो भी है वो अच्छे से घर के कोने कोने को जानता है। पर ऐसा कौन है, उसे समझ नहीं आ रहा था।
उसने लिविंग रूम में तोड़फोड़ मचा दी थी। उसे डर था कि कहीं अगर एलन ठीक हो गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। उसने खुद को शांत किया और सोचने लगा कि ऐसा कौन कर सकता है। उसके दिमाग में पहला ख्याल अनंत का आया, लेकिन उसने उसे उतनी ही जल्दी इग्नोर भी कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अनंत ऐसी गलती नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास उसका छोटा भाई था। मतलब अनंत उसके इशारों की कठपुतली थी। फिर भी वो सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। आनंद फैमिली हॉस्पिटल पहुंच गई और ओशमी से उन्हें टिया का वार्ड नंबर पता था। वो लोग सीधे वहीं आ गए। ओशमी को सोफे पर बैठा देखकर वो तीनों हैरान थे। उनके हिसाब से तो ओशमी को टिया के पास होना चाहिए था। वो वहां पर वेट क्यों कर रही थी? ओरमन और सेल्वन ने आनंद फैमिली को देखा। ओरमन मन में बोला, ये दादाजी तो दिखने में ही खड़ूस लग रहे हैं। कहीं ये अश्वथ और छोटी गिलहरी की शादी को मानने से इनकार न कर दें। शक्ल से ही खड़ूस दिखाई दे रहे हैं। फिर उसने अधिराई और भानवी को देखा और खुद से बोला, ये दोनों भी एकदम सीरियस मोड में हैं। ये लोग हंसते भी हैं या नहीं? सेल्वन ने उसे कहते हुए सुन लिया था। वो ओरमन से धीरे से बोला, अपना मुंह बंद करो और अभिनंदा आनंद के सामने कुछ भी बकवास मत करना। ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से बिग बॉस को प्रॉब्लम हो। ओरमन ने उसे एक लुक दिया और सामने देखने लगा। दादाजी बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम बच्चे के पास क्यों नहीं हो? ओशमी ओरमन को घूरते हुए बोली, दादाजी मुझे मिलने नहीं दिया गया। ये सुनकर दादाजी बोले, किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें मिलने नहीं दिया गया? उस बेवकूफ का नाम बताओ। ओशमी बोली, अश्वथ आर्यन के लोगों ने। ये सुनकर ओरमन उसे घूरने लगा, जबकि वो तीनों लोग अश्वथ का नाम सुनकर हैरान थे और युवान अपने माथे पर आए पसीनों को पोंछने में लगा था। अपने दादाजी के ख्याल से ही खौफ में था।